या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपके चैट्स देखने वाली हूँ ऑन आउच। एक सेकेंड, मैं आपके चैट्स कहाँ देखूंगी? ऑन टेलीग्राम। मैम आरसीबी जीत गई। ओह मैम लुकिंग कूल, थैंक यू। आई गॉट न्यू स्पेक्स। मैं नए स्पेक्स लेकर आई हूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था यार। मैं ना आगे के क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ। मैं आगे की क्वेश्चन बैंक्स बना रही हूँ। तो मैंने सेट ऑफ में क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। फिर मैंने सेट ऑफ में क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। फिर आई वॉज गोइंग थ्रू द मॉडल, यू नो ना, ICAI हैज़ कम अप विथ मॉडल पेपर्स अराउंड 8। सो मैं आगे के क्वेश्चन बैंक मतलब मॉडल पेपर सॉल्व करवा के लूँ। उसकी प्रथम सीरीज तो मैं यूट्यूब पे कराती हूँ। आपके साथ जो क्वेश्चंस करूँ, मैं क्या करूँ? डू यू वांट मी टू डू द मॉडल पेपर्स? 8 पेपर्स है, तो आप चाहते हो कि मैं उसके मॉडल पेपर्स करूँ कि आपको अलग क्वेश्चन बैंक दूँ? देखो मैं क्या करती हूँ, पास पेपर्स से ले रही हूँ सारे। सो माई क्वेश्चन बैंक ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज फ्रॉम द पास पेपर्स। सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ गलती से म्यूट प्रेस हो गया यहाँ पे। मैं उस दिन क्या कराऊंगी? अरे सारे कराऊंगी यार, सारे चैप्टर्स कराऊंगी। सिर्फ मुद्दा ये है कि मैं ट्यूसडे को जो मैराथन लूँगी, मुझे लाइव चाहिए आप लोग सब। अब आ गई ना आवाज़? मैं आ गई ना? अभी आवाज़ तो आ गई ना? हाँ, अब साउंड है कि नहीं है? ट्यूसडे को जो मैराथन होगा, 1st of April, आई विल बी डूइंग, क्या बोलते अपन, मैं क्या कराऊंगी? 1st of April को ITR कराऊंगी, डिडक्शंस कराऊंगी। अरे आवाज़ आ रही है ना? अभी आ रही है ना आवाज़? चेक चेक चेक। हाँ, तो मैं 1st April को ITR, डिडक्शंस, TDS, TCS ये कराने वाली हूँ। ठीक है ना? तो ITR, डिडक्शन, TDS, TCS और कुछ छोटा लगा तो करा दूंगी यहाँ पे। सही है या? तो इसको ही टाइम लग जाता है यार, बहुत टाइम लग जाता है। फिर हुआ तो इधर एग्री या डिडक्शन या क्लबिंग, जो भी छोटा टॉपिक बचेगा वो तो फिर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात नहीं करते, एंड में डिस्कस करते हैं आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मॉडल पेपर्स के मैं सारे वो प्रथम सीरीज़ कराती हूँ, वहाँ पे कराऊंगी। ठीक है, चलो। और बीच में GST का अमेंडमेंट भी करूँगी। जिसको मिलता है उसके लिए कैपिटल गेन है ना, जिसको मिलता है उसके लिए इनकम है। जो गिफ्ट दे रहा है उसके लिए ट्रांसफर है और कैपिटल गेन है। हाँ यस अश्मित, अगर फर्म गिफ्ट दे रहा है तो फर्म के लिए ट्रांसफर और कैपिटल गेन होगा, जिसको मिल रहा है उसको IOS इनकम होगा, डबल टैक्सेशन काइंड ऑफ होगा फिर यहाँ पे। यस, पर क्या यूट्यूब पर लेना? व्हाट आर यू सेइंग? क्या यूट्यूब पे लेना? यूट्यूब पे ही लूँगी ना। चलो अब फोकस करो। युविका वाला सवाल है, युविका वाला क्वेश्चन मैं चेक करती हूँ। आपने किया क्या? पहले युविका से पहले मैं हर्षिता वाला सवाल करती हूँ। हर्षिता वाला अलग टाइप का क्वेश्चन है, मॉडल में है अभी, तो हर्षिता वाला सवाल करेंगे और फिर 15th करेंगे। 15th पहले किया हुआ है। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं रामबाण से कराती हूँ, पेंडिंग वाले कुछ स्पेशल केसेस के होंगे तो, जैसे कंपलसरी एक्विजिशन है, बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, वो डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है,
Let's start. Harshita was purchased a land at a cost of 35. फोकस करेंगे सारे बच्चे. चिन्मय की क्वेरी है. चिन्मय क्वेरी लास्ट में पूछ बताती हूँ. मैं रिप्लाई करने वाली थी तेरी क्वेरी का, फिर रह गया. हाँ, जीएसटी में रेंट और मेटल स्क्रैप आरसीएम में अमेंडमेंट है, आपके लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ है. जीएसटी के अमेंडमेंट्स के नोट्स बनाए हैं मैंने सिंप्लीफाई करके. ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो देखो अभी मैंने आपके इधर ही दिखाती हूँ अमेंडमेंट्स. ये देखो जीएसटी अमेंडमेंट्स, ये देखो जीएसटी अमेंडमेंट्स May 25. तो ये भी लेक्चर नेक्स्ट वीक 2 अप्रैल को हो जाएगा. ओके, तो 2 अप्रैल को इसका लेक्चर हो जाएगा. 1 अप्रैल का लेक्चर यूट्यूब पे ही होगा, एसपीसी चैनल पे होगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज में है ये. ओके. लेकिन मुझे अटेंडेंस अच्छा चाहिए. तुम अटेंड अच्छे से करोगे तो मैं भारी वहाँ पे उस दिन आपका लेने वाली हूँ. भारी अटेंडेंस चाहिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. फोकस, फुल फोकस. क्वेश्चन बैंक कैपिटल गेन सॉल्व करते हैं अभी. चलो चिन्मय तेरा डाउट पूछना, थोड़ी देर से मैं करूँगी सॉल्व. हर्षिता वाला क्वेश्चन करते पढ़ते यहाँ से. Harshita purchased a land at a cost of 35 lakhs in FY45 and held the same as a capital asset till 20th March 24. So 20th March 24 tak she held it as a capital asset. She started a real estate business on 21st March 24 and converted the said land into stock in trade of her business on the said date. And then the FMV of the land was 210 lakhs. नहीं, बहुत सारा चेंज नहीं है, घबराओ मत. इनकम टैक्स में एक्ट चेंज हो जाता है, जीएसटी में नहीं है. जो है वो है, कुछ ही चेंजेस है छोटे मोटे, सो चिंता मत करो. शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स ऑफ इक्वल साइज, क्वालिटी एंड डायमेंशंस. ये हटके क्वेश्चन, थोड़ा इधर फोकस करो. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट इज 10 lakhs. Construction was completed in February 25. She sold 10 flats at 30 lakhs per flat in 2025. सो ये सब हुआ मार्च 25 में. फ्लैट्स बेचे तो स्टॉक इन ट्रेड बेचा. देखो उसके पास पहले लैंड है. लैंड इज कन्वर्टेड इनटू, लैंड इज अ कैपिटल एसेट. सो लैंड को उसने क्या किया, 21 मार्च 24 इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड. तो वो बिजनेस में लेके आई, अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में. फिर उसने वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट किया, 15 फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए. 15 में से 10 ही फ्लैट्स सेल हुए, सारे फ्लैट्स नहीं सेल हुए. सो 10 फ्लैट्स गॉट सोल्ड इन मार्च 25. तो मार्च 25 में कैपिटल गेंस भी आएगा और बिजनेस इनकम भी आएगा. लेकिन क्योंकि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, फर्स्ट इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर, देयर इज कैपिटल गेंस प्लस देयर इज पीजीपीपी इनकम. देयर इज कैपिटल गेंस एंड देयर इज पीजीपीपी इनकम. बराबर है क्या? बराबर है क्या? हाँ. अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है, ट्विस्ट क्या है यहाँ पे, सुनना बहुत ध्यान से. ट्विस्ट ये है कि जो 15 फ्लैट्स में से 10 फ्लैट्स है, 15 फ्लैट्स में से कौन से फ्लैट्स है, 10 फ्लैट्स ही बेचे. पूरा कैपिटल गेन नहीं आएगा अभी, क्योंकि कैपिटल गेन अराइजेज ओनली व्हेन स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड. तो पूरे लैंड पे 15 फ्लैट्स बने, लेकिन आपने पूरा नहीं सेल किया. आपने 10/15 आउट ऑफ 15 यू जस्ट सोल्ड 10 फ्लैट्स. तो यहाँ पे आपको पूरा कैपिटल गेन्स नहीं आएगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. तो पूरा कैपिटल गेन्स ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं आएगा. सो ये एक हटके चीज़ है. उसने ये करने के बाद शी इन्वेस्टेड इन 50 lakhs इन बॉन्ड्स. तो उसने बॉन्ड्स इन्वेस्ट किए, दैट इज़ 54 EC. तो देखो एग्जाम्शन भी कवर हो रहा है. तो यहाँ क्या कवर हो रहा है, एग्जाम्शन भी कवर हो रहा है. तो ध्यान से 50 lakhs बॉन्ड्स में डालें ऑन 31 March 25 एंड अनदर 50 lakhs शी पुट इन REC बॉन्ड्स. यार 50 एंड 50 एक CR मिलेगा क्या, तुम बोलो. 54 EC में लिमिट है कि नहीं? हाँ मैम, अब 54 EC में लिमिट आ गई है. क्या लिमिट आ गई है 54 EC में? मैम 54 EC में, ये युविका वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं, हर्षिता वाला क्वेश्चन है.
54 इसी में अभी लिमिट आ गई है, और ये कितनी लिमिट आ गई है, यहाँ पे लिमिट आ गई है 50 लाख की, सही है कि नहीं? यस यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? यस, सो लेट अस गो अहेड नाउ, ठीक है? चलो, क्लियरली व्हाट हैव वी आस्क्ड टू फाइंड आउट? इन अप्रैल 2025 ना उसने बॉन्ड्स में डाले। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, आई टेल यू ऑल दिस, आई टेल यू ऑल दिस, ठीक है? अब सुनना, compute the amount of capital gain chargeable to tax and business income. So you have to compute capital gains as well as you have to compute what? तो हमें compute करना है capital gain as well as business income from the above transactions for AY 25-26, indicating clearly the reasons for treatment. Okay? ये रामबाण में नहीं है, ये क्वेश्चन रामबाण में नहीं है, रामबाण में नहीं, अभी नए मॉडल में आया है तो यहाँ करेंगे, ये क्वेश्चन रामबाण में नहीं है, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो फैक्ट्स लिखो, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर का है हर्षिता का, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14। फैक्ट्स लिखो, लैंड, कैपिटल एसेट, लैंड आपने कब खरीदा है, फास्ट लिखो थोड़ा, 35 लाख का कॉस्ट है, परचेज इन FY45, बट फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कन्वर्जन हुआ है 20th मार्च, इंडेक्सेशन मिलने वाला है, इंडेक्सेशन मिलने वाला है 20th मार्च 24 को कन्वर्जन हुआ है, 21st को हुआ है कन्वर्जन, 21st को किया। सो शी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 21st, तो कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है, कन्वर्जन का मतलब है ट्रांसफ़र ना। ये जो ट्रांसफ़र की डेट है, अच्छा जो चिन्मय का सवाल था वो ये है कि मैम एक एग्रीमेंट की डेट होती है, एक रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, हम ट्रांसफ़र को कौन सी डेट मानते हैं? तो ट्रांसफ़र को हमेशा रजिस्ट्रेशन वाली डेट मानते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट करना होता है ना वो भी रजिस्ट्रेशन वाली डेट से करते हैं, चाहे हम SDV एग्रीमेंट की ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट वाली SDV लो, आप कुछ भी लो। आई थिंक वो होमवर्क वाला क्वेश्चन होगा क्या? नाउ ट्रांसफ़र इज़ बिफोर 23rd जुलाई 24, तो ध्यान दो ट्रांसफ़र कहाँ है, बिफोर 23rd जुलाई 24, ठीक है? सो ट्रांसफ़र बिफोर 23rd जुलाई 24 है, एंड फाइनली उसने इस लैंड पे 15 फ्लैट्स बनाए, बट ओनली 10 फ्लैट्स आर सोल्ड, तो बेचते वक्त 10 ही फ्लैट्स बेचे, और ये 10 फ्लैट्स कब बेचे, मार्च 2025, तो कब बेचे, मार्च 2025। तो यहाँ पे कैपिटल गेन भी आएगा प्लस देयर विल बी बिजनेस इनकम, तो हम बिजनेस इनकम तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं, तो पहले हम बिजनेस इनकम निकालते हैं, तो ये सब आएगा मार्च 25, मतलब AY 25-26। अब ट्रांसफ़र की डेट बिफोर है, मतलब इंडेक्सेशन मिलने वाला है, इंडेक्सेशन अवेलेबल, मतलब क्या होगा, इंडेक्सेशन विल बी अवेलेबल। तो अब हम सॉल्व करते हैं, करेक्ट? सो अब लिखेंगे AY 25-26। अच्छा अभी ना प्लीज़ नेक्स्ट वीक से सिर्फ जिस दिन मेरा फुल डे मैराथन रहेगा वो छोड़ के अभी ना मैं टाइमिंग्स 2 to 4 करने वाली हूँ, हाँ? सो अब कॉन्स्टेंट वॉट एवर नेक्स्ट 10 days आर क्लासेज विल बी देयर, 10-12 days क्लासेज होंगी, टाइमिंग अभी 2 to 4 रहेगा, एक्सेप्ट जिस दिन मेरे मैराथन है, एवरी ट्यूसडे 1st, 8th एंड 15th। तो यहाँ जो मेरा मैराथन है ये डेट्स को छोड़ के अभी क्लासेस का टाइमिंग 2 to 4 ऐप पे रहेगा, 2 to 4 ऐप पे रहेगा। तो आप लंच थोड़ा सा वैसे एडजस्ट कीजिए, एकदम 1:30 बजे खाना खा के फिर तो 2 से 4 नींद आएगी, तो वैसा मत करना, टाइमिंग थोड़ा सा हम 2 से 4 रखेंगे। आपको जो नैप वैप लगता होगा क्लास के बाद, एक 30 मिनट्स का आप नैप ले लेना। सो इस टाइप से क्लास का टाइमिंग रखेंगे। तो अभी ज़रा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। 1 अप्रैल को मेजर टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, 5 हेड्स मतलब हमारे HP भी हो गया है, HP पे मुझे क्वेश्चन लेना है, मुझे पता है, तो अगला मैं क्वेश्चन बैंक आपको दे दूँगी। तो क्या होता है ना, वहाँ से यहाँ आते आते मुझे 12 बज जाते हैं, 11:30 का टाइम नहीं हो रहा है। सो 2 से 4 इज़ गुड, फर्स्ट हाफ आप कुछ कर लो, 2 से 4 हम करेंगे, जो भी अभी 10 दिन है 12 दिन है, जितना भी हमें क्वेश्चन बैंक, जब तक हमें ये नहीं आता है कॉन्फिडेंस, तब तक मैं लूँगी आपका, ठीक है? यस। अब AY 25-26 में हम लिखेंगे बिजनेस इनकम, सेल ऑफ 10 फ्लैट्स। तो बेटा सेल ऑफ 10 फ्लैट्स में मुझे बोलो पहले 10 फ्लैट्स की प्राइस क्या है, 10 फ्लैट्स इंटू 30 lakhs,
तो 10 फ्लैट्स इंटू 30 lakhs. सो व्हाट इज़ द सेल कंसिडरेशन? 3 crores. एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसने क्या दिया? शी कंस्ट्रक्टेड 15 फ्लैट्स. लकीली 15 ऑफ इक्वल है तो वो भी ईजी हो जाता है, राइट? सो शी डिड दिस, कंस्ट्रक्टेड दीज फ्लैट्स विच आर इक्वल. बराबर है क्या? सो शी कंस्ट्रक्टेड द फ्लैट्स विच आर इक्वल. 15 फ्लैट्स इक्वल इन साइज, इक्वल सब कुछ है. कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज 10 lakhs. सो लेस कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. टेन फ्लैट्स. लेकिन सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चलेगा क्या? लैंड फ्री में आई क्या? सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 CR. अब यहाँ पे ये लैंड का कॉस्ट, ये क्या आया? फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट. लेकिन लैंड फ्री में आया क्या? नहीं ना मैम. अगर लैंड तो मेरी थी तो मैंने इसको कन्वर्ट किया. अगर हम लैंड नहीं होता, सुनो सुनो ध्यान से, अगर लैंड मेरा खुद का नहीं होता तो मुझे ख़रीदना पड़ता. लेकिन इस पूरी लैंड पे ये सब मैं सिर्फ 10 फ्लैट्स का निकाल रही हूँ. अब व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द लैंड? यू हैव टू टेक FMV. सो फॉर कॉस्ट ऑफ लैंड I will now take the FMV. अब जो FMV है बेटा, that land or that FMV is equivalent for 10 flats. But I am finding out not 10. The पूरा land is equivalent for 15 flats. But I am now selling only 10 flats. तो 5 flats जब बेचेंगे तो land की cost proportionately आपको अपोर्शन करनी पड़ेगी. So I am just looking at the question. Conversion is यहाँ पे आपका land का cost कितना दिया है? Fair market value of the land on conversion is 2 crores 10. इज़ इट 210 lakhs? इज़ इट 210 lakhs? ज़रा देख के बताओ मुझे. या इज़ इट 210? या सो इज़ इट कॉस्ट ऑफ द लैंड इज़ 2 crores 10. सो 2 crores 10 lakhs. दिस इज़ फॉर 15 फ्लैट्स. सो आई हैव टू नाउ फाइंड आउट फॉर 10 फ्लैट्स के लिए हाउ मच. टेल मी. 10 फ्लैट्स के लिए हाउ मच? सो 15 फ्लैट्स के लिए 2 crore 10 है. तो लैंड की कॉस्ट आती है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट आता है. बराबर है? तो मैंने बेचे 30 लाख में, मैंने कंस्ट्रक्शन किया 10 लाख का, और लैंड भी मैंने ली. लैंड तो मेरा ही था, कैपिटल एसेट. आई जस्ट कन्वर्टेड इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द कंस्ट्रक्शन बिजनेस. करेक्ट है क्या? यस. सो दिस कम्स टू 1 crore 40. करेक्ट. तो ये आएगा 1 crore 40. तो ये 1 crore 40 आएगा. सो ये जो टोटल है ये आपका बिजनेस इनकम आएगा. ये कॉस्ट में से माइनस करके बेटा आपको क्या आएगा? ये आपको आएगा बिजनेस इनकम. अब ये जो बिजनेस इनकम आएगा, कैन यू टेल मी हाउ मच? 3 - 140 - 1. सो कैन यू टेल मी 60 lakhs इज बिजनेस इनकम. मॉडल में होगा, बाद में चेक करते. मॉडल के मुझे वो मिल नहीं रहा है क्वेश्चन एक्चुअली. जाने दो, अभी मैं पहले लिखते हैं. अब ये मैंने पहले बिजनेस इनकम निकाला बेटा. अब मैंने क्या निकालना है? कैपिटल गेंस. अब मैं कौन सा इनकम निकालूंगी? कैपिटल गेंस. अब मैं कौन सा इनकम निकालूंगी? कैपिटल गेंस. ना वाई कैपिटल गेंस? जो लैंड उसका कैपिटल असेट है, it got converted ना बेटा. you converted into it or you started using it for your business purpose. This conversion took place on 21st March 2024, but the capital gain arises in the year in which the stock in trade is finally sold. Now ये जो डेट है ये हमने लिख के लिया, ये बिफोर 23rd July 24 है. therefore यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन मिलने वाला है. तो यहाँ पे जो है आपकी जो लैंड है वो कन्वर्ट हो रही है. लैंड आप बिजनेस के लिए लेके जा रहे हो, उस पर फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. दिस इज़ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन नेचर, बिकॉज ये जो लैंड है आपने परचेज किया है 35 lakhs के लिए इन द ईयर 4-5. दिस इज़ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन नेचर. सो यहाँ आता है सेल कंसिडरेशन. नहीं, मेरा आपसे ये था अभी चैप्टर वाइज मैं सेट ऑफ तक लेती हूँ, उसके बाद ITR और ये जो है ना कंपाइलर के क्वेश्चन है वो लेती हूँ आपके साथ. तो आपको देती हूँ मैं सेट ऑफ के. मैंने 5 क्वेश्चंस अलग से किए, फिर मैं ITR का चैप्टर के क्वेश्चंस लेती हूँ, फिर मैं TDS TCS के क्वेश्चंस लेती हूँ. ओके, तो वो मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूँगी. मेरा कंपाइलर है उसी में से दे दूँगी आपको. और उसके बाद मेरी ऐसी इच्छा थी 2-3 ये लेक्चर्स करने के बाद 5-6 लेक्चर्स जो है हमने असॉर्टेड क्वेश्चंस करने चाहिए. मतलब एक इस चैप्टर का, एक उस चैप्टर का, मतलब एक पेपर ही जैसे सॉल्व करके लेना चाहिए. तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि मैं
मॉडल आंसर्स करूँ क्या? अब मॉडल आंसर्स में क्या है, एक दिन मेरा प्लान है कि मैं MCQ करूँगी यूट्यूब पे लाइव। प्रथम सीरीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन करूँगी, तो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, तो बचे हुए भी क्वेश्चंस है ही ना, अच्छे क्वेश्चंस है 8 मॉडल पेपर में, तो वो कराओ कि मेरे पास और बंच, मेरे पास देखो लास्ट 15 ईयर्स के पेपर्स है, 20 ईयर्स के पेपर है, तो वैसा डेटा कम है ऐसा कोई बात नहीं है। बट ये जो मॉडल पेपर है ICAR ने बनाया है ना, आपके हिसाब से ही बनाए होंगे इस अटेम्प्ट के चेंजेस के हिसाब से, तो देखते हैं उसमें से क्या करेंगे, 2 या 3 मॉडल पेपर कर लेंगे। फिर अपने को लगा कि क्या होता है ना, अभी इट्स टाइम दैट यू डू कि पेपर सॉल्विंग की प्रॉपर ऐसा खट 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 बैठ के पेपर सॉल्विंग करने का है। सिर्फ प्रथम सीरीज आपके साथ नहीं करूँगी, वो तो यूट्यूब पे करूँगी। तो क्या करते हैं, 3 मॉडल पेपर कर लेते हैं। हाँ लेती हूँ मैं, आंसर पेपर चेक नहीं करूँगी, डिस्कस करके दे दूँगी, टेस्ट ले लेती हूँ। हाँ टेस्ट ले लेती हूँ ना, ठीक है। क्या है मैम, आप अपना वाला जो है वो भी सेंड कर दीजिए। कर दूंगी, कितना करेंगे लेकिन सॉल्व। सेल कंसिडरेशन, did I sell this land to anyone? No, I did not sell this land to anyone, but if I had sold it, मार्केट वैल्यू पे सेल करती। लेकिन अब मुझे पूरा गेन नहीं, पहले आप पूरा गेन निकालो, फिर है ना आपको 2/3। अब पता है क्या, इफ़ 10 फ्लैट्स 15 फ्लैट्स मतलब फुल गेन। लैंड में से क्या कन्वर्ट हुआ, हाँ मॉडल पेपर में मे बी हम 2 या 3, हाँ मुझे ऐसा लगता है आपको आइडिया देने के लिए 8 मॉडल पेपर है, 3 वो कर लेंगे। फिर हमें लगा मैम उससे ही फ़ायदा हो रहा है तो और वही करेंगे। हमको लग रहा है नहीं मैम उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं और क्वेश्चंस दे दूंगी आपको, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी इसलिए मैंने कोई बुक प्रिंट नहीं की आपको क्वेश्चन बैंक की, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमें जो लग रहा है और प्रैक्टिस चाहिए, इसकी चाहिए, उस चीज़ की चाहिए, तो वैसे दूंगी, ठीक है। अब देखो इस लैंड, ये लैंड एक कैपिटल एसेट है, बट व्हेन आई कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो क्या हुआ, मुझे क्या मिला, मुझे 15 फ्लैट्स मिले, मुझे 15 फ्लैट्स मिले, तो आई गॉट 15 फ्लैट्स एज अगेंस्ट दिस लैंड। ओके, तो अब आप गेन निकालो, ये 100% है, लेकिन 10 के बदले 15 के बदले मैंने कितने फ्लैट सेल किए, 10। सो 10/15, सो दैट इज़ 2/3। सो 2/3 कैपिटल गेन्स अभी आएगा, और 1/3 जब वो बचे हुए 5 फ्लैट्स आगे एक साल किसी ईयर में सेल हो गए, तो मान के जो अगले साल में और 5 फ्लैट सेल हो गए बचे हुए, 5 फ्लैट सेल हो गए बचे हुए, तो वो 1/3 कैपिटल गेन तब आएगा। तो अब सेल कंसिडरेशन क्या होता है, यहाँ FMV आता है, यहाँ क्या आता है FMV, यहाँ क्या आता है FMV। अब ये जो FMV है, FMV इज़ 2 crore 10, लैंड की FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज़ 2 crore 10 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब लैंड आपने कितने में खरीदा, 35 lakhs। व्हेन डिड यू बाय, चलो फटाफट करो, टेल मी 4/5 का इंडेक्स एंड मल्टीप्लाई बाय अभी का इंडेक्स, टेल मी द अमाउंट्स ना रे बाबा, लवकर सांगा। 4/5 का इंडेक्स बताओ और अभी का इंडेक्स बताओ। अभी का तो 348 है क्या, ठीक है श्रेय, देखते हैं अपन 348, और अभी का कितना है बताओ, अभी का 348 है ना, 348 अभी का नहीं लेना है, कभी का लिया है 348, ये ईयर का इंडेक्स लेना है, PY34, अभी का तो ज़्यादा है 363 है, सो ये 34 का इंडेक्स लेना है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफ़र की डेट है, ये ट्रांसफ़र है, ये कन्वर्जन है, तो फॉर्मूला क्या होता है स्टॉक इन ट्रेड और इसके कन्वर्जन का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। ये ऐसा होता है, समझ में आ रहा है क्या आप सबको, यस। सो दिस इज 113, यहाँ गलती मत करना, 348 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है क्या, नहीं, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र हुआ है क्या, ओ 23-24, ऑफकोर्स 23-24, ऑफकोर्स 23-24, ऑफकोर्स लिखते वक्त मैंने 3-4 लिख दिया, ऑफकोर्स 23-24। हाँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी का तो 363 है, लेकिन 363 नहीं लेना है अपने को,
यू हैव टू टेक इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड. यहाँ ट्रांसफर की मीनिंग क्या है? कन्वर्जन. बराबर है क्या? यस. सो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है. एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या? अब भी ऐसे दोपहर को ये टाइम पे तो ऐसी नींद आती है, ऐसा लगता है 2 से 4 तो हम क्या ही करेंगे, बट कर लेंगे. सो मंडे से अभी क्लास का टाइमिंग फिक्स्ड है 2 to 4. ओके. यस. तो मुझे बोलो. सो ये इंडेक्स कॉस्ट इज कमिंग टू 1,07,78,000. जो आप मुझे ग्रुप मैसेज पर डाल रहे हो मैं वही ले रही हूँ. कंफर्म कर लो आप एक बार. सो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र कुछ है क्या? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र कुछ है क्या? नहीं. सो व्हाट यू विल गेट इज कैपिटल गेन्स. बट ये पूरा गेन अभी नहीं आएगा. सो यू विल गेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ये फुल गेन है. फुल गेन अभी टैक्स नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सारे स्टॉक इन ट्रेड नहीं बेचा. क्योंकि सारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं बेचा. तो यहाँ पे देखो क्या होता है. यहाँ पे देखो क्या होता है. सो गेन आएगा 1,02,21,239. अब ये फुल गेन है, but we have to take only 2/3 capital gain. 2/3 capital gain will be taxable now. Because only 10 flats are sold. Because कितने flats are sold बेटा? Only 10 flats are sold. Yes. तो 2/3. How 2/3? Out of 10, 15. Out of 15 only 10 are sold. मैम कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को DLOP कब से कंसिडर करते हैं? हाँ, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को पहले 2 साल तक GAV नील लेते हैं और 2 साल के बाद, ओके, पहले 2 साल तक GAV नील लेते हैं बेटा, और 2 साल के बाद उसको DLO मान के उसका GAV कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. चलो 2/3 निकालो. सो 2/3 गेन निकालो. देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालो. लेस मैंने एग्जम्पशन लेना है. मैंने इन्वेस्ट किया अंडर 54 EC. चाहे आप 2 अलग ईयर में करो. एक आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट मार्च में किया और एक 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने अप्रैल 25 में किया. डजेंट मैटर. येस. सो हाउ मच टू बाय सेइंग इट इज़ मैम 68,14,160. एग्जम्पशन आपने 54 EC के कौन से बॉन्ड्स खरीदे आपने? सी इन्वेस्टेड इन NHAI. अब 5 फ्लैट्स है रिमेनिंग. जब वो फ्यूचर में मान के चलो 2 साल के बाद 5 फ्लैट्स बेचती है तो 2 साल के बाद बचा हुआ 1/3 कैपिटल गेन तभी टैक्स होगा. सो NHAI बॉन्ड्स. सो NHAI बॉन्ड्स कितनी है? 50 लाख. देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स 18,14,160. सिर्फ कैपिटल गेन्स पूछा है या कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गेन चार्जेबल एंड बिजनेस इनकम बोला है? बस इतना ही बोला है. सो वी आर डन. दिस इज कैपिटल गेन्स एंड ये हमने कर दिया. क्या हमने कर दिया? PGBP भी कर लिया. नाउ यहाँ पे एक नोट आएगा. आप लिखोगे कि 54 EC मैक्सिमम लिमिट इज 50 लाख. ऐसा नहीं है कि आप 50 लाख एक ईयर में लोगे. नहीं. मैक्सिमम लिमिट की एक कैपिटल गेन से, एक ट्रांजैक्शन से गेन लेने का मैक्सिमम लिमिट आता है. मैम एग्जम्पशन नहीं आएगा क्या? नो. यहाँ पे वो री इन्वेस्टमेंट का टाइम इज ऑल्सो काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ना. आपको पैसे मिलेंगे तब इन्वेस्ट करोगे. सो आपका जो कैपिटल गेन है आपका जब स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ तब से काउंट होता है अश्मित. तो यहाँ पे 54 EC का जो टाइम लिमिट है इट इज़ काउंटेड फ्रॉम द डेट. इट इज़ काउंटेड फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज़ कन्वर्जन टेक्स प्लेस. क्योंकि आपने टैक्सेबिलिटी शिफ्ट किया ना, तो जहाँ टैक्सेबिलिटी शिफ्ट किया उसके आगे 6 महीने से काउंट करेंगे. सो यहाँ आपको एक नोट देना पड़ेगा. 54 EC का मैक्सिमम इतना है. 50 लाख के ऊपर नहीं ले सकते. हमने अभी ओनली 2/3 कैपिटल गेन इज टैक्स राइट नाउ. वाई ओनली 2/3 कैपिटल गेन इज टैक्स राइट नाउ? सो ध्यान दो. सिर्फ 2/3 कैपिटल गेन इज टैक्स राइट नाउ. बराबर है क्या? बराबर है. बिकॉज ओनली 10 फ्लैट्स आर सोल्ड. बिकॉज ओनली 10 फ्लैट्स आर सोल्ड. बराबर है. यस. एंड उसके बाद और क्या है यहाँ पे? 54 EC का बता दिया. हो गया. आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर देन. या डन. And you can write a note कि capital gain is taxed in the year in which stock in trade is sold.
So capital gain is taxed in the year in which the stock in trade is sold. हाँ आई नो. अश्मित बोल रहा है मैम रामबाण में 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट लिखा है. हाँ पता है, हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा. एवरी रूल विल हैव एन एक्सेप्शन. यस, एवरी रूल इज़ गोना हैव एन एक्सेप्शन अश्मित. तो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट, बट टैक्सेबिलिटी को शिफ्ट किया तो मुझे री इन्वेस्टमेंट का भी टाइम दिया है. ठीक है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी क्यों शिफ्ट करते, क्योंकि पैसे ही नहीं है. तू शॉप में लेके गया, 50 लाख के बॉन्ड्स कैसे खरीद पाएगा? 6 महीना तब से काउंट करना है, पैसे किधर है? कभी तो इनकम टैक्स ने तुम्हारे बारे में सोचा है, तो सोचने दो ना उनको ज़रा. इस केस में सोचा है. ठीक है, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 15. आर वी ऑल रेडी? क्वेश्चन नंबर 15. सो ये हटके क्वेश्चन था. क्वेश्चन 15 करते हैं. युविका वाला क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको मॉडल डाउनलोड करती हूँ और मॉडल से ही आंसर चेक करके दिखाती हूँ. ठीक है, हाँ. अब करते हैं ये वाला 15th वाला क्वेश्चन. ये हमने किया हुआ है, मॉडल में है. ठीक है, एग्जाम्शन वाला पार्ट शो करना. एग्जाम्शन कैसे होता है? कैपिटल गेन्स और री इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम लिमिट इज 50 lakhs. इट डजेंट मैटर 50 lakhs आपने मार्च में किया और 50 lakhs अगले साल किया, तो मैम हर साल 50-50 की लिमिट है तो मुझे 1 CR तक दे दो एग्जाम्शन. तो ऐसा नहीं होता. मैक्सिमम यू कैन इन्वेस्ट इज 50 lakhs. मैक्सिमम यू कैन इन्वेस्ट इज 50 lakhs. थर्ड पॉइंट में क्या बोली थी? अरे बाप रे, ऐसे कैसे मुझे याद रहेगा? अभी थर्ड पॉइंट क्या बोली थी? फिर से करा दो. कौन सा क्वेश्चन? 13th वाला फिर से करा दो. हाँ, सब कुछ मिला के 50 lakhs. मैक्सिमम एग्जाम्शन अंडर 54F इज 50 lakhs. मैक्सिमम एग्जाम्शन दैट कैन बी क्लेम्ड इज 50 lakhs. कम वॉट में, यू कांट टेक मोर देन दैट. ठीक है, और क्या बोला था मैंने? हाँ, मैंने ये बोला था कि कैपिटल गेन इज चार्ज टू टैक्स, जो सिखाया हुआ है. कैपिटल गेन इज चार्ज टू टैक्स इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड. in year in which stock in trade is charged to tax in the year in which stock in trade is sold. Is that clear? हाँ, and that is why, and that is the reason, and that is why, that's why only 2/3 capital gain is charged ना, because only 2/3 flats are sold. That's why only, उसी रीज़न की वजह से only 2/3 capital gain is charged to tax. That is why only 2/3 capital gain is charged to tax. Is that clear to everybody? Are we all okay? डन है. चलो आगे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं ना. मिस्टर ए इज़ अ डीलर इन शेयर्स. तो एवरीडे अभी हमको नेक्स्ट 3 दिनों में टारगेट तो रखना पड़ेगा 3 पेपर सॉल्विंग का. अभी पहले बीच में 3 पेपर सॉल्व करके लेते हैं, फिर लगा तो फिर से एक बार TDS ITR का करेंगे. तो मंडे को अगर पॉसिबल हुआ तो एक पेपर ही सॉल्व करके लेते. सो व्हाट, लेट अस लर्न ना थ्रू पेपर सॉल्विंग. दैट इज़ वाई द प्रैक्टिस बैच इज देयर. सो 1.5 घंटे में आधा पेपर हो जाना चाहिए. तो आई थिंक एवरी डे तो हम 3 दिन बैठेंगे तो 3 पेपर तो हमारे सॉल्व हो ही जाएंगे. ऑफकोर्स प्रथम सीरीज़ में अलग से यूट्यूब पे लूँगी, MCQ अलग से लूँगी. बाकी के इसमें टाइम में हम लोग 1.5 घंटा और कुछ यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस और कर ही सकते हैं. तो 3 लेक्चर अभी अगले कंटिन्यूस. पहले मैं पेपर सॉल्विंग करती हूँ, फिर TDS पे क्वेश्चंस लूँगी, फिर ITR पे लेती हूँ, और प्रथम सीरीज़ तो हम लोग यूट्यूब से कर ही लेंगे. बराबर है. तो मॉडल पेपर अगर मैं 3 सॉल्व करूँगी तो 2 आपको बोलूँगी आप सॉल्व कर लो. सो 2 मॉडल पेपर आप करना. 1 2 3 मैं सॉल्व करती हूँ, 4 5 आप सॉल्व कर देना. सो 4 5 आपको होमवर्क है. बराबर है क्या? हाँ. सो 4 5 आपके लिए होमवर्क है. 4 5 क्या तुम्हारे लिए होमवर्क है. बराबर है क्या? अब देखो, मिस्टर ए इज अ डीलर इन शेयर्स. ही रिसीव्ड द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन
हाँ, तो अभी से ही प्लानिंग समझ के लो। मॉडल पेपर 1, 2, 3 अपन सॉल्व करेंगे। यू विल सॉल्व 4 and 5 पेपर फॉर होमवर्क, मतलब 1.5 घंटे का टाइमिंग लगा के आप सॉल्व कर दो। चाहे तो प्रथम इग्नोर कर देना, उसमें से पहला क्वेश्चन वो मैं कर दूंगी। तो इस टाइप से आप करोगे तो आपके मॉडल आंसर्स भी हो जाएंगे। आरटीपी एमटीपी मैं तो ट्राई करूँगी यूट्यूब पे। कितना लूँ, मुझे ना ऐसा हो रहा है कि कितना क्या क्या लूँ, कैसे मैं भी प्लानिंग करूँ। मैं भी थोड़ा वर्कलोड एकदम आ रहा है ना, मतलब क्या करूँ ऐसा हो रहा है मुझे भी। बट ठीक है, करेंगे प्लानिंग, कोई बात नहीं। चलो। Mr. A is a dealer in shares received the following without consideration during PY 24-25 from his friend. तो आपको कैश गिफ्ट मिला 75,000 ऑन एनिवर्सरी, वो तो टैक्सेबल होता है। बुलियन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच वॉज 60,000 on his birthday 19 June 2024. A plot of land at Faridabad on 1st July 24. The stamp value of which is rupees 5 lakhs on that date. Mr. B had purchased the land in April 2010. Mr. A purchased from his friend C, who is also a dealer in shares, 1,000 shares of X Limited at rupees 400 each on 19 June 2024, the fair market value of which was 600 each on that date. Mr. A sold these shares in the course of his business on 23rd June 2024. Further, on 1st November 24, Mr. A took possession of the property of his building and which was booked by him 2 years back at 20 lakhs. The stamp duty value of the property on 1st November 2024 is 32 lakhs and on the date of booking was rupees 23 lakhs. He had paid rupees 1 lakh by account pay check as down payment on the date of booking. On 1st March 25, he sold the plot of land at Faridabad for 7 lakhs. कंप्यूट क्या क्या बोला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स एंड पीजीबीपी। तो हमें 3 चीज़ें कंप्यूट करनी है। वी हैव टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स एंड पीजीबीपी। सही है क्या? चलो। और तुम इस इसमें मत जाना कि पेपर बहुत बहुत प्रैक्टिस कर लिए, पेपर तो बहुत इजी आएगा, पेपर तो बहुत इजी आएगा, वैसे मत जाओ। पेपर टफ ही आएगा, हम मैनेज कर लेंगे, हम कैसे भी करके जुगाड़ करके एग्जामिनेशन लेके आएंगे। ये इससे जाओ आप, है ना, पेपर बहुत इजी आएगा और उधर एक थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट, कुछ आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत टफ आएगा, बहुत इजी गया तो भी आपको तकलीफ होती है। बहुत इजी टफ, मैम बहुत प्रिपरेशन किया है और थोड़ा टफ आ गया तो भी आप घबरा जाते हो। कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेशन के बिना जाओ आप। हाँ, जब आपकी एक्सपेक्टेशंस भंग होती है ना, तब आपको दुख दर्द पीड़ा होती है लाइफ में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देती हूँ यहाँ पे। Question number 15. Yeah. So you have to first, let's compute iOS income. Computation of iOS. आपको गिफ्ट मिल रही है without receipts. So computation of iOS. And iOS मतलब these are receipts without consideration. और इसमें कवर होता है inadequate purchases. दिस इज सेक्शन 56 to 10. कौन सा सेक्शन है ये? 56 to 10. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉम्प्यूटेशन ऑफ iOS. अब iOS में क्या क्या होगा यहाँ देखेंगे। कैश गिफ्ट आती है, पर्टिकुलर्स लिखो। iOS में सब गिफ्ट मिल रहा है, प्लॉट मिला है, फिर किसी ने शेयर्स दिए है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये 2 चीज़ों पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आई फर्स्ट एक्सप्लेन यू दोस कॉन्सेप्ट देन आई टेल यू। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट्स इन दिस क्वेश्चन? तो पहला, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, बराबर है। तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है? तो द कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज़ 1। एक है ना, यहाँ पे अगर एक लाइन देखोगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से दिया है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, यहाँ पे ना दिया है कि मिस्टर ए इज़ अ डीलर इन शेयर्स और उसको मिला, ही रिसीव द फॉलोइंग फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो वो डीलर इन शेयर्स है। ओके, नाउ when the asset that you receive is your stock in trade, then the iOS provision is not applicable. फिर से बोलती हूँ, okay,
द असेट दैट इज रिसीव्ड बिना कंसिडरेशन के है, या असेट दैट इज रिसीव्ड एज इनएडिक्वेट परचेज. सो असेट दैट इज रिसीव्ड आइदर एज गिफ्ट और inadequate purchase. Asset that is received as either as gift or inadequate purchase. तो ऐसा asset which is received as gift or as inadequate purchase, ठीक है, as a gift or as a inadequate purchase is not, हाँ, is receiver's stock in trade. Okay, it is receiver's stock in trade. तो वो receiver का क्या है, stock in trade है. So the asset that is received is my stock in trade. Then section 56 to 10, कौन सा 56 to 10 becomes not applicable. तो applicable ही नहीं होगा. फिर ये section क्या होगा, ये applicable ही नहीं होगा. फिर ये क्या होगा, ये सेक्शंस आपको एप्लीकेबल ही नहीं होंगे. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे जब मिस्टर, सो इन दिस क्वेश्चन ये एक कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे मिस्टर ए इज डीलर इन शेयर्स. तो मिस्टर ए क्या है, डीलर इन शेयर्स. क्योंकि वो क्या है, डीलर इन शेयर्स, एंड व्हेन ही इज अ डीलर इन शेयर्स. तो एक लाइन दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, मिस्टर ए परचेज्ड, he purchased shares, 1000 shares from his friend at 400. So when he purchases, when he does inadequate purchase, he does inadequate, कहाँ दिया है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाती हूँ. वो क्या कर रहा है बेटा, he does inadequate purchase. मुझे पता है आपने प्रैक्टिस बैच लिया तो आपको पहले लग रहा होगा कि मैम हम कितने स्लो जा रहे हैं, मैम हम वही कर रहे हैं, वही ऑलमोस्ट क्वेश्चन. ऐसा नहीं होता बेटा. इनिशियली आई हैव टू स्टार्ट विद दैट. जो आखिरी के 10 दिन हैं हम बहुत आगे जाएंगे, बट आई कांट गो अहेड विदाउट टीचिंग यू दिस बेसिक अगेन. नहीं तो क्या मैम हमें आता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम नहीं कर पाते. ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको ये दिया है, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड सी हु इज अ डीलर इन शेयर्स 400 के शेयर्स. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इज 600 ऑन दैट डे. मिस्टर ए सोल्ड दीज शेयर्स इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन 23 जून 2024. तो बेटा मुझे ना, मैंने ये परचेज किए शेयर्स इनएडिक्वेट परचेज में. कैसा, उसकी मार्केट वैल्यू 600 है बट मैंने 400 में खरीदे, और शेयर्स मूवेबल की डेफिनेशन में आता है. तो ये इनएडिक्वेट परचेज है, फिर भी आईओएस का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज स्टॉक इन ट्रेड, एंड एनीथिंग टू डू विथ स्टॉक इन ट्रेड विल ऑलवेज गिव राइज टू, एंड एनीथिंग टू डू विथ स्टॉक इन ट्रेड विल ऑलवेज गिव राइज टू बिजनेस इनकम. ठीक है क्या? And anything to do with stock in trade is always going to give rise to business income, right? So वो जो स्टॉक का इफेक्ट आएगा ना, जब वो बेचेगा ना तब बिजनेस इनकम में आएगा. और वहाँ पे उन्होंने बोला है that he sold these shares in the course of business on 23rd June, maybe let's say at let's say rupees 850 per share. ऐसा मैं बोलती हूँ. अब मुझे मैंने क्वेश्चन एग्जाम क्लास में मैंने क्या लिया होगा पता नहीं, अभी मैं एट रैंडम यहाँ पे अमाउंट वो डिसाइड कर रही हूँ. ठीक है, ठीक है, हाँ. तो चलो ये कॉन्सेप्ट, इसके लिए ये क्वेश्चन किया गया. हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाता है. सो मिस्टर ए इज अ डीलर इन शेयर्स, व्हेन ही डज इनएडिक्वेट परचेज ऑफ शेयर्स देयर विल बी नो 56 to 10, बिकॉज फॉर मिस्टर ए शेयर्स आर हिज स्टॉक इन ट्रेड. तो पहला ये सीखा. अब दूसरी बात आपको समझेगा, रुको, मैं जब क्वेश्चन लाइन से जाऊंगी ना आपको सब समझेगा. आप थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रखते जाइए. दूसरी बात देखिए यहाँ पे, दूसरी बात देखिए यहाँ पे, दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया. तो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट्स इन दिस क्वेश्चन, देयर आर मेन 2 कॉन्सेप्ट्स इन दिस क्वेश्चन. पहला ये हुआ. दूसरा क्या होता है आपको पता है, व्हेन फादर गिव्स द असेट, गिफ्ट्स, खास करके गिफ्ट्स द असेट टू सन, एंड सन आगे सेल करता है, बराबर है. देन दिस, ओहो ओहो ओहो, देन दिस क्या होता है, ये फादर गिफ्टिंग टू सन, गिफ्ट, नो ट्रांसफर, नो सीजी. बट व्हेन सन सेल्स देर इज ट्रांसफर एंड बेटा देर इज सीजी. सन के हैंड्स में हम कैपिटल गेन्स निकालते हैं. किसके हैंड्स में हम कैपिटल गेन्स निकालते हैं, सन. एंड फादर के हैंड्स में
there is nothing because this is not a transfer, he is a previous owner. And then capital gains जब निकालते हैं in the hands of son, we call son as the assessee, and there is a link between assessee and previous owner. मतलब इस लिंक में क्या क्या कंसिडर होता है? सिंपल, जो पोहा कंसिडर होता है, पोहा ऑफ प्रीवियस ओनर प्लस असेसी होता है. वैसे ही जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, वी टेक कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, क्योंकि सन ने तो कोई कॉस्ट इनकर नहीं किया. लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं वो भी दोनों का लेते हैं, प्रीवियस ओनर प्लस असेसी का. अब जब हम इंडेक्स लेते हैं तो इंडेक्स ऑल्सो वी टेक फ्रॉम द ईयर इन विच असेट इज एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर, इन विच असेट इज एक्वायर्ड. ऑब्वियसली असेट एक्वायर कौन करता है? असेट इज एक्वायर्ड, एंड ऑब्वियसली व्हेन इट इज एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओनर, एंड दैट्स क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि आप सब कुछ प्रीवियस ओनर का ले रहे हो. पोहा भी प्रीवियस ओनर का, तो इंडेक्सेशन भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से एक्विजिशन हुआ है. पोहा प्रीवियस ओनर का, इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर का, आपको सब कुछ प्रीवियस ओनर का लेना है. समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या आपको? यस यस. हाँ, करेक्ट है क्या? हाँ, इसमें अब मैंने सिखा दिया. सिर्फ एडवांस फोरफिटेड ऑफ प्रीवियस ओनर इज नॉट कंसिडर्ड. एडवांस फोरफिटेड ऑफ प्रीवियस ओनर इज नॉट रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट. खुद का एडवांस फोरफिटेड लेस होता है. एडवांस फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट, बट advance forfeited by advance forfeited by whom? Advance forfeited by assessee is reduced from cost of acquisition. ये सिखाया ना. but advance forfeited बराबर है बाय द असेसी. ये शिवा वाले क्वेश्चन में हो गया, मतलब एडवांस फोरफिटेड इनडायरेक्टली तो हो गया है. अब मैम ये कॉन्सेप्ट तो हमें आता है, ये क्या है, बट ऐसा नहीं है ना. अब सेकेंड कॉन्सेप्ट ये 2A है. 2A सुनो, अभी इसका 2A सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन. तो देखो, अगर एक्स हैज़ गिफ्टेड एन असेट टू वाई, तो ये गिफ्टिंग हो रहा है. ये गिफ्टिंग जो है दो दोस्तों के बीच में हो रहा है. किसके बीच में हो रहा है? दो दोस्तों के बीच में हो रहा है. एम आई गोइंग फास्ट और एम आई गोइंग स्लो? आपका सीन क्या है मुझे बता दो. इट्स अ रेगुलर बैच, आप मेरे सामने बैठे हुए रहते हो. नॉट अ रेगुलर बैच, इट्स अ प्रैक्टिस बैच. तो मैं फास्ट जाऊँगी, आपको लगा नहीं मैम थोड़ा स्लो जा रहा है, तो आप बता दीजिए. आप क्लास में बैठे होते हो तो आपके चेहरे से मैं पहचान लेती हूँ आपको समझ आ रहा है या नहीं, है ना? ठीक है. आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? हाँ. सो एक्स यहाँ पे गिफ्टिंग कर रहा है, तो गिफ्टिंग जब यहाँ पे हो रहा है, सो गिफ्ट इज नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन्स. तो ये क्या है? देर इज नो ट्रांसफर नो कैपिटल गेन्स. अब जब फ्रेंड जो है वो सेल करता है, तो मैम ये तो सब सेम ही है, ऊपर जैसा ही है. हाँ, थोड़ा फ़र्क है ना. देर इज़ ट्रांसफ़र एंड देर इज़ कैपिटल गेन्स. तो फ्रेंड के हैंड्स में हम CG निकालते हैं. फ्रेंड्स के हैंड्स में फ्रेंड बिकम्स आर असेसी एब्सोल्युटली, एंड जो एक्स है ही बिकम्स द प्रीवियस ओनर. एंड नाउ व्हाट हैपेंस? ये जो लिंक है बिटवीन असेसी एंड प्रीवियस ओनर, सो ये जो लिंक है बिटवीन हुम, असेसी एंड द प्रीवियस ओनर, ये ब्रेक हो जाती है. ये क्यों ब्रेक होती है? क्योंकि अब यहाँ पे ना एक IOS वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. वाई विल IOS कम इन टू पिक्चर? IOS comes into picture whenever IOS comes into picture the link with the previous owner is broken. अब देखो यहाँ ना, जब फादर ने सन को गिफ्ट किया, there is no IOS and there is no 56/10. Reason there is no 56/10 because you are getting the gift from relative, और gift from relative क्या हो जाता है? exempt हो जाता है.
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ क्या होता है, iOS इंटरफेयर करता है, तो असेसी और प्रीवियस ओनर का जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है। सो लिंक ऑफ असेसी एंड जो प्रीवियस ओनर है इट इज़ टोटली ब्रोकन। सो लिंक ऑफ असेसी एंड प्रीवियस ओनर क्या हो जाता है, टोटली इट इज़ ब्रोकन, राइट। अब यहाँ पे जो असेसी है, यहाँ पे जो असेसी है उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कुछ भी प्रीवियस ओनर का नहीं लेंगे, तो कुछ भी नहीं। तो क्या हम प्रीवियस ओनर का पोहा ऑफ प्रीवियस ओनर लेंगे, क्वेश्चन इज नो। नो, प्रीवियस ओनर का कुछ नहीं लेंगे ना, उसका पोहा लेंगे, क्या उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, आंसर इज नो। तो आप प्रीवियस ओनर का क्या क्या नहीं लोगे, तो पहली बात है, क्या आप प्रीवियस ओनर का पोहा कंसिडर करोगे, आंसर सेज नो। क्या आप प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, नो। क्या आप प्रीवियस ओनर का इंडेक्स लोगे, आंसर इज नो। क्या आप प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, आंसर इज नो। तो आप प्रीवियस ओनर का कुछ नहीं लेते हो, सब कुछ स्टार्ट यहाँ से होता है, क्योंकि ना आपको ये गिफ्ट टोटली फ्री नहीं मिला, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कैसे कीमत चुकानी पड़ी, आपको टैक्स देके कीमत चुकानी पड़ी। तो ऑलरेडी आपने iOS इनकम दिखाया, यहाँ पे भी रिले रेस है, तो कुछ हद तक iOS ने अपना काम किया, उसके गिफ्ट मिलने पे iOS ने काम कर लिया। अब iOS बोलता है यार तू बेचेगा ना, मेरे आगे से तू काम कर लेना कैपिटल गेन्स को, वो ऐसा बोलता है। तो व्हेन यू कैलकुलेट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द इनकम दैट वाज कंसिडर्ड, द इनकम दैट इज कंसिडर्ड फॉर capital gains. So income that is income that is considered for iOS calculation. So income that is considered for iOS under section 56 to 10. So it is the income that is considered for iOS under section 56 to 10. समझ में आ रहा है क्या? देखो सबको समझ में आ रहा है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ, जल्दी बताओ मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, यहाँ पे है कि दोस्त ने आपको प्लॉट दिया फरीदाबाद में, कुछ तो प्लॉट दिया और वो आपने आगे बेचा। तो जब दोस्त आपको प्लॉट दे रहा है ना, तो आप उसको पहले गिफ्ट इनकम करोगे, फिर जब वो बेचेगा तो कैपिटल गेन जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट इज कवर्ड इन क्वेश्चन नंबर, ये जो कॉन्सेप्ट है दिस कॉन्सेप्ट इज कवर्ड इन क्वेश्चन 15। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस कॉन्सेप्ट इज कवर्ड इन क्वेश्चन नंबर 15। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ कवर किया, इन क्वेश्चन नंबर 15। समझ में आ रहा है क्या? यस। अब देखते हैं, तो फाइनली अभी यहाँ से मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन, यहाँ मैं फिर से हेडिंग देती हूँ। सो ये जो हेडिंग है हम रिपीट करेंगे। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ iOS इनकम होगा क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ पे मैम फादर सन वाला शो करना मैम, 2 सेकंड, ठीक है, शो करती हूँ, ये लेना। और हमारा ग्रुप 1 के टीचर्स का देखो ना कैसा होता है, रिजल्ट्स आते हैं तुरंत, तभी हमारा रेगुलर बैच भी चालू होता है और हमको रिवीजन भी तभी स्टार्ट करने होते हैं, तो सब इकट्ठा आ जाता है हमारे लिए। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट करें स्टार्ट अभी। चलो 1 मिनट, हाँ मुझे सिर्फ एक ये देखने दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं iOS इनकम 56 to 10, 56 to 10। अब 56 to 10 में पर्टिकुलर्स एंड वील हैव
सीक्वेंस में जाने का हमेशा क्वेश्चन में। आपने कभी भी ये नहीं बोलने का मैम मुझे ना हम ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों ब्लैंक होना चाहिए? क्वेश्चन आया, उसकी हेडिंग आ गई, हेडिंग लिखो। हमेशा क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ट्रीटमेंट, यही तो पूछा जाता है। GTI, 5 हेड्स, NTI, पहले वो फॉर्मेट बनाओ, एक एक हेड के लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्या? अब पर्टिकुलर्स, कैश गिफ्ट लिखो। कैश गिफ्ट के बाद गिफ्ट ऑफ मूवेबल, फिर गिफ्ट ऑफ इमूवेबल, फिर इनएडिक्वेट परचेज, फिर ऑफ इमूवेबल आएगा। अरे मैं उल्टा लिखी, पहले रुको, यहाँ पे इमूवेबल लिखेंगे, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल, फिर ये आएगा गिफ्ट ऑफ मूवेबल। हो ओके, नहीं एक सेकेंड वेट, एक सेकेंड वेट, यू मेक दिस 5 कॉलम्स, 1 सेकेंड। नाही, आज आपण कसं जाणार आर यू? चलो फर्स्ट वन, मिस्टर ए इज अ डीलर ऑन एन, हाँ, Mr. A is a dealer in shares. Received the following without consideration during PY 24-25 from his friend Mr. B. तो उसको कैश गिफ्ट मिली एनिवर्सरी पे, वो टैक्सेबल होती है। तो कैश गिफ्ट मिला 75,000, सीक्वेंस में लिखते जाओ। अगला पॉइंट, कैश गिफ्ट के बाद अगला पॉइंट, या अगला पॉइंट है ही गॉट अ बुलियन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 60,000 ऑन हिज बर्थडे। ये भी टैक्सेबल है। सिर्फ मैरिज पे मिला, किसी की डेथ पे मिला, विल से मिला तो वो एग्जम्प्ट होता है, वरना सब कुछ क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, आपको बुलियन मिला, सो बुलियन गोज इन द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल। तो बुलियन का फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 है, आप यहाँ लिख दीजिए। बुलियन के बाद तीसरा पॉइंट, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन 1 जुलाई 24। जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी होता है वी कंपेयर इट विथ SDV। ओके, सो अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन 1 जुलाई 24, द स्टैम्प वैल्यू ऑफ विच इज ₹5 lakhs ऑन दैट डेट। मिस्टर बी हैड परचेज द लैंड इन अप्रैल 2010। बी ने कब खरीदा जाने दो, बट ए को मिला कब? 1 जुलाई को। तो स्टैम्प ड्यूटी 5 लाख है, 5 लाख की चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली है तो मुझे 0 में मिली है। सो अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज गिफ्टेड, राइट? हाँ हाँ, मूवेबल में लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यस यस बुलियन इज मूवेबल, मूवेबल, मूवेबल। अब प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड आपको क्या हुआ? गिफ्ट हुआ। प्लॉट ऑफ लैंड फरीदाबाद से गिफ्ट हुआ 5 लाख, तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 लाख। सो ये गिफ्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड हुआ, बराबर है क्या? हाँ। आगे, ऑन मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड C, सो दिस इज परचेज ऑफ, इनएडिक्वेट परचेज ऑफ, मैं लिखती हूँ और डैश कर देंगे इसको, इनएडिक्वेट परचेज ऑफ शेयर्स। तो ये क्या हो रहा है बताओ मुझे? इनएडिक्वेट परचेज ऑफ शेयर्स हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको डैश कर देंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? इसको इनएडिक्वेट परचेज ऑफ शेयर्स बोलेंगे, और इसको अपन क्या कर देंगे बेटा? इसको डैश कर देंगे।
उसके बाद ये नहीं आएगा, क्यों? बिकॉज ये ए के लिए क्या है बेटा, ये ए के लिए उसका स्टॉक इन ट्रेड है, और क्योंकि वो डीलर इन शेयर्स है, तो जिस चीज़ पे आपकी स्टॉक इन ट्रेड है वही आपको गिफ्ट में मिलती है, वो कम प्राइस में मिलती है, तो उस पर iOS नहीं आता। इनडायरेक्टली उसका सब प्रॉफिट ना पीजीबीपी में कवर हो जाता है, मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखना, A sold these shares in the course of business, ठीक है। Further on 1st November 24, A took possession of a property. He took a office building. उसने बुक की थी 2 साल पहले at 20 lakhs. The stamp duty as on 1st November 24 is 32 and on the date of booking it was 23. तो agreement के time 23 थी. He had paid rupees 1 lakh by account paid check as shown as down payment on the date of booking. तो ये हो गया inadequate purchase of immovable, ये हो गया इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल, ये इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल, ये आईसीआई का फेवरेट है। तो ये आपको बिल्कुल समझना, ये iOS के टाइम मैंने ऑलरेडी आपके साथ कवर कर दिया डिटेल में, iOS के टाइम मैंने ऑलरेडी आपके साथ कवर कर दिया है। अब देखो मुझे फ़ायदा कितने का मिला, फर्स्ट फाइंड आउट द बेनिफिट। देखो बेनिफिट जानने के लिए ना मुझे इनकम टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो कितने की चीज़ है। हाँ, तो मैम कौन सा एसडीवी ले? सो सबसे पहले बेनिफिट निकालने के लिए आपको एसडीवी एग्रीमेंट वाला लेना पड़ेगा। और एग्रीमेंट वाला एसडीवी क्यों लेना पड़ेगा? एग्रीमेंट वाला एसडीवी लेना पड़ेगा जो 20 लाख है। तो मैम वो क्यों लेना पड़ेगा? ये मैंने एग्रीमेंट वाला लेना है बेटा। तो एग्रीमेंट वाला क्यों लेना है? क्योंकि एग्रीमेंट के टाइम 1 लाख अकाउंट पे चेक से दिया था। सो यू गॉट सम एडवांस थ्रू ईसीएस मोड। सो आपको क्या हुआ, आपको कुछ एडवांस कैसे मिला? ईसीएस मोड से मिला। तो आपको कुछ एडवांस कैसे मिला? ईसीएस मोड से मिला, राइट? यस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना, आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। द बेनिफिट दैट यू गॉट यहाँ पे, सो 23 लाख नहीं सॉरी 23 लाख से, हाँ अब मैं देख रही हूँ 23 लाख से और 32 लाख से, और आपने परचेज, एक मिनट, यू हैड बुक्ड एट 20, हाँ तो बेनिफिट है आपको 23 लाख की चीज़ 20 लाख में मिली। सो 3 लाख का आपका फ़ायदा हुआ। हाउ? बिकॉज आपने खरीदा, आपने परचेज कितने में किया? 20 लाख, ठीक है। तो परचेज की प्राइस 20 लाख है, एसडीवी 23 लाख है। एसडीवी दो है, एक 23 लाख का एसडीवी है और एक 32 लाख का एसडीवी है। तो 32 लाख का नहीं लेंगे, 23 लाख का लेंगे, क्योंकि परचेज के टाइम आपका क्या है बोलते हैं हम, परचेज जब एग्रीमेंट किया था तब आपने ईसीएस मोड से एडवांस दे दिया, तो बेनिफिट 3 लाख से। बट एग्जम्पशन कितना मिलता है? एग्जम्पशन 50,000 का मिलेगा, वो iOS वाला। या इमूवेबल में हमेशा 10% ऑफ परचेज प्राइस होता है, या इमूवेबल में क्या होता है? 10% ऑफ परचेज प्राइस होता है। अब वो जो इमूवेबल परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस कितना है आपका? परचेज प्राइस 20 लाख है। सो 50,000 और 10% ऑफ 20 lakhs इज 2 lakhs, विच एवर इज हायर। तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा, ई एग्जाम्शन का अमाउंट है 2 lakhs, बट वंस द बेनिफिट इज क्रॉसिंग देन इट इज़ फुली टैक्सेबल। वंस द बेनिफिट क्रॉसेज द एग्जाम्शन देन इट इज़ फुली टैक्सेबल, और इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ आता है? ये इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है 3 lakhs। तो ये इनएडिक्वेट परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ आता है? 3 lakhs। सही है क्या? देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब टोटल ले लो बेटा, अब कुछ नहीं बचा। अब उसके बाद ना उसने जो फरीदाबाद का प्लॉट मिला था वो बेचा, तो उस पर कैपिटल गेन आएगा। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कैपिटल गेन और पीजीबीपी, तो टोटल ले लो, ये सब आएगा। मैम मैम वो 110 वाला नहीं लगेगा। 110 वाला कब लगता है? सेलिंग के टाइम। ये परचेजर है, ये परचेजर है ज्योति, ये परचेजर है। नहीं ज्योति नहीं, जिसने भी मुझे ये क्वेरी भेजा, कि ज्योति नहीं भेजा। हाँ, अब वो 110 वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो रुको मैं बताती हूँ। 110 वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। 110 इज टू फाइंड आउट सेल। चलो ये 3 lakhs कहाँ लिखोगे? इनएडिक्वेट परचेज मैंने ये फिर से गलत कॉलम में लिख दिया, ये 3 lakhs इधर लिखो। तो चलो आप मुझे टोटल बता दो यार। पहला 75, फिर 5 lakhs, किया मैंने चेंज किया बाबा, तुम्हारे मैसेज आने से पहले मैंने चेंज कर दिया। फिर 5 lakhs, फिर गिफ्ट आएगा 60,000 बराबर। फिर ये क्या है? इनएडिक्वेट परचेज है ये 3 lakhs का। फिर इनएडिक्वेट परचेज ऑफ मूवेबल कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, तो वो डैश हो जाएगा।
बराबर है क्या? हाँ, अब देखो iOS इनकम इसका कितना आएगा, iOS इनकम अंडर सेक्शन 56(2)(10, अब ये कितना आएगा देखो 75,000 आएगा, प्लस 5 lakhs आएगा, प्लस 60,000 आएगा। ये टोटल देख लो 50 के ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, यहाँ कोई भी गिफ्ट अगर 50 के नीचे होता तो फिर वो एग्जम्प्ट हो जाता है, 50,000 की लिमिट है ना बेटा, पर यहाँ नहीं है। सो 3 lakhs ऐड कर दो। सो टोटल iOS इज 8 and 935। इफ माई टोटलिंग इज राइट जस्ट लेट मी नो। अब बस दो कि उसने जो गिफ्टेड प्लॉट उसको मिला फरीदाबाद का वो उसने बेच दिया, और उसने शेयर्स भी बेचे। शेयर्स उसका स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी आएगा। गिफ्टेड असेट उसने बेचा है, लैंड है, तो वो कैपिटल गेन्स में जाएगा। चलो आगे जाएंगे। अब लिखो सेकंड, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स, ये बी है, ये ए है। ए हमारा असेसी है। ए ने इसको गिफ्ट किया क्या, लैंड एट फरीदाबाद। अरे हाँ ना, लिखो चलो जल्दी करो, लैंड एट फरीदाबाद गिफ्ट किया इसको। बराबर है, यस। फिर इसने सेल किया। यहाँ गिफ्टिंग को हम क्या बोलते हैं, हाँ गिफ्टिंग को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देर इज़ नो ट्रांसफ़र, सो नो कैपिटल गेंस, तो बी के हैंड्स में कैपिटल गेंस नहीं आएगा। ए ने सेल किया तो ये ट्रांसफ़र है बेटा, इसमें कैपिटल गेंस आएगा। तो ए बन जाएगा हमारा असेसी और बी बन जाएगा हमारा प्रीवियस ओनर। बट यहाँ क्योंकि iOS आ गया ना, देखो ए को जब फरीदाबाद का लैंड प्लॉट मिला, लैंड एट फरीदाबाद, देखो हमने टैक्स किया है, ये देखो प्लॉट ऑफ लैंड, ये फरीदाबाद वाला 5 लाख हमने टैक्स किया है, तो इसको iOS इनकम लग गया। ये फ्री में नहीं मिला, उसने टैक्स पे किया उसके ऊपर। लेकिन जब बेटे को गिफ्ट मिलता है ना, वो जेन्युइनली फ्री होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो लिंक विद द प्रीवियस ओनर है वो ब्रोकन, इट इज़ ब्रोकन। ओके, तो iOS कितना आया, 5 लाख। तो ऑलरेडी इस व्यक्ति ने 5 लाख तक टैक्स दिया है। अब 5 लाख के आगे इसने 7 लाख में बेचा, तो बचा हुआ 2 लाख का काम कौन करेगा, कैपिटल गेंस करेगा। बचा हुआ 2 लाख का काम कौन करेगा, कैपिटल गेंस करेगा। बराबर। नाउ व्हेन ही सोल्ड इट, इसका पोहा इसको गिफ्ट में कब मिला, ये सब आई थिंक जुलाई 24 में हुआ। गिफ्ट रिसीव्ड, ये इसको गिफ्ट रिसीव तभी हुआ है। देन इसने सेल कब किया, देन इट इज सोल्ड, ये ए ने बेचा कब, ऑन 1 मार्च, सो तुरंत 1 मार्च। तो ये इसका पोहा क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगी देखना, यहाँ जो है मैं कैपिटल गेन निकालूंगी, ये शॉर्ट टर्म होगा, ये लैंड एट फरीदाबाद आएगा। अब मैंने सेल कंसिडरेशन, बेटा मैंने क्या प्राइस में बेचा, 7 lakhs। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इट विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जनरली होता है बट यहाँ नहीं है। तो यहाँ वो इनकम, iOS इनकम दैट गॉट कंसिडर्ड इन 56(2)(10। तो इस व्यक्ति को पता है क्या, प्लॉट 0 रुपीज़ में मिला और इसने 7 लाख में बेचा। इस व्यक्ति को फ़ायदा कितना हुआ, 7 लाख। लेकिन 7 लाख में से आप देखो ना, iOS में ऑलरेडी 5 लाख टैक्स हो चुका है। हाँ, तो बचा हुआ 2 लाख कैपिटल गेंस में जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख होगा, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं आएगा, नहीं दिया अपने को, लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र आएंगे, वो भी नहीं दिया कुछ भी अपने को। फिर देर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड व्हाट इज दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट इज़ 2 lakhs। एंड व्हाट इज दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट इज़ 2 lakhs। डू यू अंडरस्टैंड दिस? And what is the short term capital gain? It is 2 lakhs. Are you getting this? तो 0 में उसको मिला प्लॉट, 5 लाख तक iOS लग गया,
उसके आगे कौन भागा, कैपिटल गेन 7 लाख तक, मतलब ये 2 लाख और ये 5 लाख, तो उसको जो फ़ायदा हुआ वो 7 लाख का हुआ, बराबर है क्या। तो ये आ गया। अब मैं पीजीबीपी कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। आई होप यू आर कंप्लीटिंग। कैपिटल गेन्स के बाद मैं जीडी स्टूडेंट्स के लिए जो सारी सफलता सीरीज़ की थ्योरी है वो डालने वाली हूँ। एचपी रेसिडेंशियल, हाँ रेसिडेंशियल के क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक दिन रेसिडेंशियल के लिए मुझे याद दिलाना। सो 1 डे आई कीप फॉर रेसिडेंशियल, आई प्लान नाउ। तो एक 10 लेक्चर्स और का मैं प्लानिंग करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि 10 अप्रैल तक हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो मैं ट्राई करूँगी कि 10 अप्रैल तक हम प्लानिंग में आपको कर दूँ। एक दिन रेसिडेंशियल के प्रॉब्लम्स ले सकती हूँ, बराबर है। चलो ये हो गया। अब आएगा पीजीबीपी। मिस्टर ए सोल्ड शेयर्स इन विच कंपनी, ही हैड बॉट शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, सोल्ड शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पीजीबीपी आएगा। पीजीबीपी इज ऑलवेज सेलिंग माइनस पर्टिकुलर्स। हाँ, और जिस किसी को लग रहा है किसी पर्टिकुलर इसमें कम है, आपको डाउट है, तो बता दो, मैं कुछ आपको प्रॉब्लम्स रेगुलर बैच के दे सकती हूँ, बट टाइम की आपको भी कमी है और है, हमें करना है प्रैक्टिस बैच है तो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। रादर एक क्वेश्चन से अच्छा है चैप्टर वाइज से कि कंबाइंड मिक्स्ड वाले, ऐसे हम मिक्स हॉच पॉच क्वेश्चन सॉल्व करें। सो पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे लिखते हैं 100 कितने शेयर्स बेटा लिए, 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ये स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी आएगा। तो सेल कंसिडरेशन, सो सेल कंसिडरेशन इज एट व्हाट प्राइस, आई सोल्ड इट एट, अभी मैंने क्या प्राइस दिया था आपको क्वेश्चन में, मेरे पास यहाँ नहीं है ना लिखा हुआ, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसने फ्रेंड से कम प्राइस में लिए थे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसके फ्रेंड से इसने 400 रुपये में लिए थे इंटू 1000 शेयर्स 850, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 850 इंटू 1000 शेयर्स, तो 8,50,000 इज़ द सेल कंसिडरेशन, लेस कॉस्ट इज़ 4 lakhs। सो ये जो गेन हुआ ये बिजनेस इनकम हुआ। सो देयर हैज़ बीन बिजनेस इनकम विच इज़ इक्वल टू 4,50,000। सो देयर हैज़ बीन बिजनेस इनकम विच इज़ 4,50,000। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या 4,50,000 से। यस अभी डन। सो क्वेश्चन 15 इज ऑल्सो डन। युविका वाला मैं क्वेश्चन लेती हूँ और फिर उसको चेक करने के लिए देखते हैं। आप कैलकुलेशंस फटाफट दोगे तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगी। Yuvika bought a vacant plot of land, registration and other expenses were, and then she constructed a residential building. So ये जो बिल्डिंग है उसने सेल करी है। अब जब उसने बिल्डिंग ही सेल कर दी है तो युविका ने क्या किया है, शी हैज सोल्ड अ बिल्डिंग। नाउ दिस बिल्डिंग इसने खरीदी है मई 2006 में, लैंड खरीदा, फिर उसके ऊपर उसने बिल्डिंग बनाई है, फिर ये जो बिल्डिंग है शी सोल्ड इट, ये किया 8-9 में, लैंड लिया उसने मई 2006 में, फिर उसने जो है शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट और जोहर नॉट अ रिलेटिव, फिर उसको पैसे कुछ तो मिले, युविका रिसीव्ड एन एडवांस बट फेलियर हो गया, तो शी अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1 अगस्त। शी रिसीव्ड 80 lakhs बाय RTGS, मतलब ECS मोड में आया। स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द एग्रीमेंट इज 890। सेल डीड वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन, शी सोल्ड इट ऑन, सो सेल डीड जो है एग्जीक्यूटेड मतलब रजिस्ट्रेशन वॉज डन on 14th Jan 2025। आर यू गेटिंग इट। सो दिस इज़ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म, ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है। अब क्योंकि ये सोल्ड ऑन इस डेट है, दिस इज़ आफ्टर 23 जुलाई,
तो यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. ओके, आर यू गेटिंग इट? तो आपको इस केस में क्या नहीं मिलने वाला बेटा? आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. यहाँ के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? या सो आर यू ऑल गेटिंग दिस? ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो मैं फटाक से चेक कर लेती हूँ. फिर मॉडल से भी चेक करना पड़ेगा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाँ, युविका. ओ, उन्होंने ना मॉड्यूल में डेट चेंज की है. दे हैव चेंज द डेट्स. या एग्रीमेंट की डेट उन्होंने चेंज किया. हमारा आंसर मॉड्यूल से मैच नहीं होगा. मॉड्यूल में डेट चेंज्ड है. आपको कैसा करना है? मॉड्यूल में इंडेक्सेशन लिया है क्योंकि मॉड्यूल की डेट अलग है. आप ऐसा मत करो. आप अगर मॉड्यूल में क्वेश्चन देखते हो ना, आंसर देखते हो, तो उसकी डेट भी आप देखो. तो मॉड्यूल ने क्या किया है, इफ़ यू वांट टू डू इट एज पर द मॉड्यूल, ये देखना मॉड्यूल में क्या है. ये जो क्वेश्चन है युविका, किधर गया? हाँ, यहाँ पे इन मॉड्यूल डेट इज़ डिफरेंट. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ डिफरेंट. हाँ, एग्रीमेंट की भी डेट अलग होगी. हाउएवर ड्यू टू फेलियर एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑन 1 मई, तो उन्होंने ये जो डेट है ये 1 मई लिया है. तो मॉडल ने इसको 1 मई लिया है. एंड शी रिसीव 80 lakhs. और फिर द सेल डीड वॉज एग्जीक्यूटेड एंड 14 जैन की जगह यहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया होगा. ये जो डेट है उन्होंने 14 जुलाई 24 ली है. सो यहाँ पे जो डेट है मॉड्यूल ने चेंज कर दिया, इसीलिए वहाँ पे इंडेक्सेशन आ रहा है. इसीलिए यहाँ पे इंडेक्सेशन आ रहा है. तो आप जब भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस कंपेयर करते हो, अंडरस्टैंड, ये हमने जब ये मेरे ना रामबाण से ही मैंने क्वेश्चन उठाए. तो जब रामबाण से क्वेश्चन उठाए तब तक मॉडल नहीं आया था. इस बार ना नया न्यू सिलेबस का मॉडल काफ़ी लेट आया था. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक है, सो ये जो डेट है दे हैव चेंज्ड. they have taken this as 14 July. So they have taken this as 14th July 24 and this is before. Now module के हिसाब से this date is before. ये before 23rd July है and therefore they have taken indexation. बट आप बिना इंडेक्सेशन के करोगे तो भी आंसर आपका अलग आएगा, बट सही आएगा. तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं सेल कंसिडरेशन, तो अगर हमें मॉडल के हिसाब से करना है तो ये है सेल कंसिडरेशन. अब जो सेल कंसिडरेशन है, यहाँ सेलिंग के टाइम 50C आता है. व्हाट इज़ सेल कंसिडरेशन? सेलिंग के टाइम 50C आता है. ठीक है, अब सेलिंग के टाइम 50C सेक्शन आता है, तो हम लिखते हैं एक्चुअल सेल कंसिडरेशन. सो जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ दिस हाउस फॉर 810 lakhs. उसका 110% बोलो. आप थोड़ा फास्ट करोगे तो मुझे हेल्प हो जाएगा. आप पहले से ये कर लेना कि मैं क्या पूछने वाली हूँ, राइट? सो द फिगर्स दैट आई नीड, सो दिस कम्स टू 891 lakhs, करेक्ट. अब कंपेयर इट विथ SDV. अब जो SDV है, एग्रीमेंट वाला SDV भी दिया है और इन्होंने रजिस्ट्रेशन वाला भी 900 दिया है. सो एग्रीमेंट वाला SDV इसलिए लेंगे क्योंकि उसको एडवांस RTGS में मिला था, ECS मोड में मिला था. तो ECS मोड में मिला है, इसलिए एग्रीमेंट वाला हम लेने वाले हैं, विच इज़ 890, विच इज़ 800 द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द एग्रीमेंट इज़ 890 lakhs. तो ये 890 lakhs से कम ही, मतलब SDV ज़्यादा नहीं है, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही लिया जाएगा. तो आप इंडेक्सेशन लो या मत लो, आप सबका 810 ही आना चाहिए. तो पहली बात. अब हम इंडेक्सेशन अगर ले रहे हैं, ओके, तो इंडेक्सेशन आप बेच क्या रहे हो? बिल्डिंग. बिल्डिंग के 2 पार्ट्स है, एक होता है लैंड. अब लैंड मैंने कब खरीदा है? May 2006. सो लैंड मैंने कितने में खरीदा है? द लैंड दैट युविका बॉट वॉज रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस 80 प्लस 10% उस पर रजिस्ट्रेशन का खर्चा है May 2000 इसमें. सो लैंड की कॉस्ट 88 lakhs है. लैंड की कॉस्ट 88 lakhs है, डिवाइडेड बाय
इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड मीन्स 5-6, तो आपको इंडेक्स ऑफ 5-6 लेना है, इंटू अभी का इंडेक्स डालना है, दैट इज 363। अभी का इंडेक्स 363 है ना, 363 है ना, हाँ। तो ये लैंड, बट मैम मैंने बिल्डिंग बेची है, तो बिल्डिंग भी मैंने अलग ईयर को कंस्ट्रक्ट करी है, सो आई विल से लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आप ना इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में दो पार्ट्स कर सकते हो, एक लैंड और बिल्डिंग। आप बिल्डिंग को इम्प्रूवमेंट में डालोगे तो भी चलेगा, बट लॉजिकली यू शुड पुट इट अंडर एक्विजिशन। आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलो, आपका इंडेक्सेशन करके आंसर तो वही आने वाला है। अब ध्यान से सुनना, ये जो 88 लाख डिवाइडेड बाय वगैरह वगैरह आप करोगे, हाँ एक सेकेंड, हाँ। तो इंडेक्स कॉस्ट आपका यहाँ पे कितना आने वाला है, ये 117 है। तो आपका जो इंडेक्स कॉस्ट है, हाँ। अगर जिन बच्चे इंडेक्स कॉस्ट नहीं कर रहे तो आपको सिर्फ कॉस्ट लेना है, आपका 88 लाख आएगा, तो आपका कॉस्ट 88 लाख आएगा। और अगर आप इंडेक्सेशन करोगे सो दिस कम्स टू 273.03। अब आप अगर बिल्डिंग का लेते हो तो बेटा आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी हुई बिल्डिंग की, 100 लाख। 100 लाख आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हुई। ये कौन से ईयर में आपकी कॉस्ट हुई बेटा, ये आपकी कॉस्ट इनकर हुई 89। सो यू हैव टू टेक डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ 89 मल्टीप्लाइड बाय 363। अब व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 89, टेल मी व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 89। ओ माय गॉड, इज इट 129? करेक्ट, थैंक यू, 129। ओके, अब आप बिल्डिंग की अगर इंडेक्स कॉस्ट निकालोगे, मेहुल तो सिर्फ 243 273 मत बोल, अब अपन 3 डिजिट्स तक ले रहे हैं ना, मतलब लैक्स में कन्वर्ट किया तो आगे 2 डेसिमल तो लेना भाई। तो अब जो बिल्डिंग की आप ये बोलोगे कॉस्ट, इट इज़ गोइंग टू कम टू अच्छा 137 है क्या, तो आंसर मॉड्यूल का फिर से अलग होगा, अपनी ईयर अलग है, 89 है, तो 89 का 137 है, ठीक है। तो मॉड्यूल और अपना आंसर वैसे भी अभी मैच नहीं होना है, क्योंकि ये डेट मॉड्यूल की अलग है, मॉड्यूल की ये जो डेट ये अलग है। मॉड्यूल में हियर इवन परचेज डेट इज़ डिफरेंट, सो दिस डेट इज़ डिफरेंट इन मॉड्यूल विच इज़ ओके नाउ। डिफरेंट डेट मॉड्यूल में, डिफरेंट डेट है विच इज़ ओके। बराबर है क्या, बराबर है क्या? तो आपके हिसाब से आप बोलो इंडेक्स कॉस्ट कितना आएगा। मैम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग COI में आएगा ना, लेना COI में, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली तो एक्विजिशन है ना, बिल्डिंग बेच रहे, तो COA में ले COI में ले, अमाउंट तो सेम ही आने वाला है। डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टेक्स प्लेस मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। अब ये कितना आ रहा है, 264.96, करेक्ट है क्या? अब लेस एक्सपेंसेस ऑन लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डैश कर दिया, मैंने उसको ऊपर ले लिया। आप बिल्डिंग को टेक्निकली आपने ऊपर एक्विजिशन में लेना चाहिए, आपने नीचे भी ले लिया तो भी चलता ही है, ठीक है। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, आपका ब्रोकरेज है क्या, अब आपने ब्रोकरेज 1% पे किया है, 1% ऑफ सेल, सो 1% ऑफ 810 लैक्स, तो दिस इज 8.10, बराबर है क्या, बराबर है। गेट द गेन, देन वी विल गेट द एग्जाम्पशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा और ICI का मैच नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट में भी फ़र्क है, क्योंकि कॉस्ट में भी फ़र्क है। गेन बता दो, फिर आपको मिलेंगे एग्जाम्पशंस, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पशंस। अब आपको एग्जाम्पशंस मिलने वाले हैं अंडर सेक्शन 54। उसके लिए मैं देखती हूँ यहाँ क्या क्या दिया है। अब युविका ने क्या किया उसके लिए, मैम मई 2006 है, तो 6-7 आएगा, तो मैंने भी गलत लिखा है क्या उधर, 6-7, तो 6-7 इंडेक्स ही लिया है क्या अपन ने, क्या वो भी गलत हो गया? तो तुमने मुझे इंडेक्स 6-7 का 117 बताया, या गलती हो गई उधर भी, का खरा नहीं है, मॉड्यूल में डेट्स अलग है इसलिए। बताओ, चलो जल्दी बताओ। फैक्ट है 6-7 का इंडेक्स बोलो ना, 117 है कि कुछ और है, सही है हाँ। तो लिखते वक्त मैं सिर्फ ईयर लिखा है, अदरवाइज तो 617 ही लिया है हमने। 122 है, तभी बोलने का ना यार, तभी बोलने का ना यार। चलो 122 से लो, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छा बट ठीक है, तुमने बिना इंडेक्सेशन के किया। मे 6 है, 6-7, तो 6-7 का, चलो 6-7,
ये चेंज करो। रामबाण में क्या है जाने दो ना। अच्छा नहीं कोई बात नहीं हर्षमित, अरे रामबाण में क्या जाने दो ना, अभी का क्वेश्चन लेके अपन सॉल्व करते ना, उसमें क्या हो गया। अब कैपिटल गेन बताओ। चलो फिर मुझे एग्जाम्पशन के लिए क्या क्या उसने इन्वेस्ट किया वो देखना है। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स 261.87। मेहुल तूने बताया अरे यार क्या कर रहा है, सेंड करते फिर अनसेंड करते हैं। 88 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 363 262। देखो ना इतना गेन कैलकुलेट करने में इतना क्यों टाइम ले रहे तुम। ओ मेरा आई थिंक कैल्सी में राउंडिंग ऑफ है, राउंडिंग ऑफ लगा हुआ है इस कैल्सी में। चलो जल्दी बता दो अभी यार, कितना टाइम लगाते तुम। 810 माइनस 261.84। हाँ मेरे यहाँ ना वो राउंडिंग ऑफ लगा हुआ है सेटिंग में। कैपिटल गेन बता दो यार कितना टाइम। फिर एग्जाम्पशन बोलती हूँ। यू अक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी 2 हाउसेज एट दिल्ली, एक यूके में। इंडिया के बाहर तो घर ले ही नहीं सकते। गेन बता दो कितना है। सब लोग बताओ एक ही बार बताओ गेन कितना है। अब देखो री इन्वेस्टमेंट। हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया है। एक तो इन्वेस्टमेंट इन दिल्ली का एक घर है 130, दिल्ली में और एक घर है, ये हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, ये है 50 लैक्स। फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी 3 यूके में किया है, ये है 180 लैक्स। ये क्रॉस, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 54। ये क्रॉस इंडिया में ही चाहिए। ये दोनों में से ये क्रॉस करो, ओनली वन RHP। 2 का ऑप्शन कब आता है। ऑप्शन ऑफ 2 RHP पॉसिबल व्हेन द गेन इज अप टू 2 करोड़। यहाँ पे गेन आपका 2 करोड़ के ऊपर है। ऑप्शन ऑफ 2 RHP ओनली व्हेन CG इज अप टू 2 करोड़। या तो ये भी नहीं। आउटसाइड प्रॉपर्टी नॉट अलाउड, आउटसाइड प्रॉपर्टी क्रॉस नॉट अलाउड, आउटसाइड प्रॉपर्टी नॉट अलाउड, बराबर है। तो 54 में आपको सिर्फ 130 मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट इन, उसने बॉन्ड्स भी लिए, कहाँ लिए, सब्सक्राइब फॉर NHAI बॉन्ड्स 50 लैक्स एंड 40 लैक्स भी लिए, बट मैक्सिमम 50 लाख। फिर क्या है, 50 लैक्स का आपने इन्वेस्टमेंट किया 29 मार्च 2025 को। फिर आपने अगला इन्वेस्टमेंट किया 40 लैक्स का, वो आपने किया 12 मई 2025 को, बराबर है क्या। वो आपने किया 12 मई 2025 को। इज़ दैट ओके। तो ये नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ 50 लाख लेंगे। तो ये 50 लाख आएगा और ये 130 आएगा। तो हमारा एग्जाम्पशन का अमाउंट तो मैच हो जाएगा, ये 130 और ये 50 लाख मिलेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 130, फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पशन अंडर 54 EC, वो कितना है, वो कितना है 50 लाख, करेक्ट। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये माइनस करके 95.1 लैक्स। इज़ दैट ओके, इज़ दैट ओके। दिस वॉज योर युविका वाला क्वेश्चन, बराबर है क्या। अब एक कंपलसरी एक्विजिशन वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट, ओके आई विल एक्सप्लेन। ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट मिथुन वाले क्वेश्चन में किया ना मैंने, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है।
मैम इधर भी NHAI में विद इन 6 मंथ नहीं हो रहा है, फिर भी लेंगे क्या? क्यों नहीं हो रहा है? अरे वो भी डेट चेंज होगी ना फिर इन्वेस्टमेंट की, रुको, क्वेश्चन में सभी चेंज हो गए ना डेट्स फिर। ये लो, जैसे ये डेट चेंज हो गई ट्रांसफ़र की तो ये भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया है युविका के क्वेश्चन में? चलो लिखो, युविका के क्वेश्चन की डेट चेंज करके लो, वो विद इन 6 मंथ्स ही होंगी। शी बॉट अ हाउस ऑन, ये सही है, ये 15th में सही है, ये 23rd को ही दिया है। एंड शी इन्वेस्टेड 30 lakhs ऑन 30th नवंबर, ये 30th नवंबर को दिया है, 30 नवंबर को। एंड 40 lakhs ऑन 9th Jan 2025, राइट। सो ये तो 6 मंथ्स में होगा क्योंकि ये जुलाई में है, तो जुलाई में आपको टाइम यहाँ से काउंट करना है। सो जुलाई में है तो 14 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, ठीक है। या तो 13 जैन तक है। ये भी 6 महीने में आ रहे हैं, ये भी 6 महीने में आ रहे हैं, दोनों इन्वेस्टमेंट, एक 50 लाख का और एक 40 लाख का। फिर भी हम क्या करेंगे, एक ही लेंगे क्योंकि 54 EC में सिर्फ और सिर्फ कितना है, कितना है, कितना 54 EC में कितना ले सकते हैं, 50 लाख तक, सही है क्या? ठीक है। अब ग्रैंडफादरिंग एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार कंपलसरी एक्विजिशन बताती हूँ। तो मुझे आपको 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देने हैं सो दैट आई कैन डू कैपिटल गेन्स डिस्कशन, आई कैन गो अहेड, ओके। नहीं अक्षय किया ना मैंने, 6 मंथ्स में ही करना होता है। अब आपकी जो रामबाण है कैपिटल गेन्स का, आपका जो रामबाण है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, यहाँ पे कंपलसरी एक्विजिशन का सवाल है। बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपके करवा दिए, वैसे बहुत से क्वेश्चंस हमने कर दिए, आपको एक्स्ट्रा वो क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। आनंद सर की क्लास हो गई क्या कि चालू है? आरव ये सब हो गया अपने। हाँ, तो वी हैव टू डू क्वेश्चन 11 ना। क्वेश्चन 11 किस पे है, आप होमवर्क के लिए करोगे। क्वेश्चन 11 आप होमवर्क के लिए करोगे। ये किस पे बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स। सो जो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स होता है, ओके, सो कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल टू 0। डू यू इनकर एनी कॉस्ट? बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिलते हैं, बट इफ़ बोनस शेयर्स आर अलॉटेड, लिख के लो आप, ये कॉन्सेप्ट फॉर क्वेश्चन 11 ऐसे लिख के लो आप। 1 मिनट में यहाँ पे लिखते हो, एक बार फुल सोल्यूशन दिखाओ युविका का। 1 मिनट दिखाती हूँ, रुको ज़रा। आप कोई भेजेगा ग्रुप पे पूरा सोल्यूशन कोई ग्रुप पे भेजेगा। आनंद सर की क्लास हो गई क्या? कितने बच्चों का अटेंडेंस कम है? 40 ही बच्चे ऑनलाइन है टेलीग्राम पे, 43। देख कितने रहे पता नहीं, सब लोग टेलीग्राम पे है कि नहीं चैटिंग के लिए मुझे नहीं पता। पूरा सोल्यूशन इतना ही दिखा पा रही हूँ ना, पूरा नहीं आ रहा है मेरे यहाँ पे। आनंद सर की क्लास चल रही है क्या अभी भी? ओके, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स इज 0। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स क्या है? 0। क्वेश्चन वाली फाइल्स क्यों चेंज करो? तू डेट चेंज कर लेना तेरी क्वेश्चन फाइल में। भेजू क्या वापस? ठीक है भेजती हूँ। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर्स इज 0, बट इफ शेयर्स आर अलॉटेड,
before 1st April 2001, then cost will be actual cost, then cost of acquisition. क्या होता है बोनस शेयर्स का? then cost of acquisition is actual cost or FMV as on 1st April 2001 whichever is higher. ये होता ही है ना, कोई भी अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले हम खरीदते हैं असेट्स तो हम उसका कॉस्ट क्या लेते हैं? एक्चुअल कॉस्ट और FMV whichever is higher. So we take actual cost और FMV whichever is higher. बराबर है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हाँ. तो अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखो क्या होता है. यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट इज ऑलवेज ज़ीरो और ये ज़ीरो वैल्यू क्यों? क्योंकि बोनस शेयर्स के लिए आपको कुछ कॉस्ट देना ही नहीं पड़ता. ज़ीरो और FMV एज ऑन 1st April 2001 whichever is higher. Therefore the cost of acquisition of bonus shares if they are allotted, कौन से वाले? bonus shares if they are allotted before 1st April 2001. So this is if allotted before 1st April 2001 is equal to FMV as on 1st April 2001. और यही अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर बोनस शेयर्स बाद में अलॉटेड है, सो दिस इज अलॉटेड आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 1st April 2001, देन कॉस्ट इज ज़ीरो. तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 11. तो आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 11. ध्यान में आ रहा है क्या सबको? आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क के लिए रामबाण में है. क्या पेज नंबर है? रामबाण का क्वेश्चन नंबर 11 करोगे. दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. करेक्ट. और एक मैं आपको बताती हूँ कंपलसरी एक्विजिशन. कॉन्सेप्ट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन. कंपलसरी एक्विजिशन में फर्स्ट पॉइंट, CG इज टैक्स्ड इन द ईयर इन विच, कब टैक्स करते हैं? इज टैक्स इन द ईयर इन विच कॉम्पनसेशन इज फर्स्ट रिसीव. और ट्राई करना, आपने ये आंसर्स जो है मैंने QR कोड दिया है, आपको QR कोड को स्कैन करके ट्राई करना है कि आंसर आप चेक कर दो. ठीक है. सो QR कोड में चेक करके देखना कि मैंने आंसर, आपको जो आंसर है वो आप स्कैन करके चेक कर दो. सही है क्या? ठीक है. सर का आज क्लास कितने बजे चालू हुआ था? सर की क्लास कितने बजे चालू हुई थी आज? हाँ. कॉम्पनसेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड. अब यहाँ पे जो है सेल कंसिडरेशन जो होता है वो एट एक्चुअल्स है लेस. अगर यहाँ पे कंपलसरी एक्विजिशन की डेट बिफोर 23 जुलाई होगी तो ही इंडेक्सेशन आएगा. कंपलसरी एक्विजिशन की डेट आफ्टर 23 जुलाई होगी तो इंडेक्सेशन नहीं आएगा. तो अब लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो अभी हमें क्या लेस करना है? यहाँ पे आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है, सही है ना? अब देखो जो क्या आता है आपको, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द एसेट इज acquired multiplied by index of the year in which asset is transferred. asset is transferred. अब ट्रांसफर्ड का मतलब यहाँ पे होता है कंपलसरी एक्विजिशन. तो आपको कंपलसरी एक्विजिशन वाले ईयर का मल्टीप्लिकेशन करना है. अब ये आपका सेल कंसिडरेशन आ गया, ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया. सही है कि नहीं? हाँ. यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट ये लिखो कि इंडेक्सेशन टू बी डन only if the transfer date is before 23rd July 2024. और what is transfer date? means compulsory acquisition.
तो जिस साल कंपलसरी एक्विजिशन हुआ वो अगर 2-3 साल पहले की डेट है और पैसे अब आए, तो जो कंपलसरी एक्विजिशन की डेट है वो अगर बिफोर 23 जुलाई 24 है, असेट लॉन्ग टर्म है, तो आप जैसे इंडेक्सेशन करते थे वैसे करना है। लेकिन अगर कंपलसरी एक्विजिशन टेक्स प्लेस आफ्टर 23 जुलाई, देन वहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो कंपलसरी एक्विजिशन का ये फर्स्ट पार्ट है कि पैसे मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, कंपलसरी एक्विजिशन। अब इसका सेकंड पार्ट है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। तो जब आपको एनहांस्ड कॉम्पनसेशन आता है वो कब टैक्स करते हैं? ये एनहांस्ड कॉम्पनसेशन इज टैक्स्ड, देन इसका जो सीजी निकालते हैं, इसका जो सीजी इज टैक्स्ड। तो इसका सीजी हम कब टैक्स करते हैं? इसका सीजी इज टैक्स्ड व्हेन द कोर्ट ऑर्डर इज passed for the enhanced compensation. फिर क्या होता है ऐसे केस में? फिर क्या होता है समझ के लो, ठीक है। CG is taxed when the court order is passed for enhanced compensation. सही है क्या? अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होने वाला है? अब सेल कंसिडरेशन क्या होता है? सेल कंसिडरेशन इज द एनहांस्ड, जो एनहांस्ड कॉम्पनसेशन है वो सेल कंसिडरेशन है, बराबर, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब फिर से नहीं अलाउ करेंगे, वो नील होगा, क्योंकि जब आपने खरीदा था घर, एक ही बार कॉस्ट इनकर किया, तो वो जो कॉस्ट है यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। फिर से उस कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे ना बेटा, फिर से उस कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नील, बराबर है क्या? सो दिस इज व्हाट, दिस इज एनहांस्ड कॉम्पनसेशन, करेक्ट है। और फिर यहाँ से क्या लेस कर सकते हैं हम? लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र लेस करेंगे हम। क्या लेस करेंगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र। और ये एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र क्या है? लिटिगेशन एक्सपेंसेस। और ये क्या है? लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तो ये लेस करेंगे। ये गेन शॉर्ट टर्म आ सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म आ सकता है। दिस गेन इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल गेन। तो इस कंपलसरी एक्विजिशन के लिए भी एक क्वेश्चन है, मुझे बता दो क्वेश्चन नंबर। तो 2 मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ। कैपिटल गेन्स में अभी कुछ छोटा मोटा पार्ट यहाँ वहाँ बचा होगा, तो हम मंडे को देखकर उसको थोड़ा वाइंड अप करके कुछ सेट ऑफ या कोई मॉडल पेपर हमें स्टार्ट करना होगा, तो वैसे मैं प्लान करती हूँ। तो मंडे की क्लास जो है अभी 2 से 4 होगी। ट्यूसडे को फुल डे मैराथन होगा, तो आप लोग सारा मैराथन मेरे साथ अटेंड करोगे। मैं वहाँ पे डिडक्शंस, TDS, TCS, ITR और एक आध दूसरा कोई छोटा टॉपिक भी कवर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? एनीबडी इज़ हैविंग एनी प्रॉब्लम? ओके, ग्रैंड फादरिंग इफेक्ट बताती हूँ। ये मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 142, ये होमवर्क के लिए मैं आपसे, हाँ केरला गवर्नमेंट वाला। बट मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप कर सकते हो खुद से, तो आप प्लीज़ कोशिश करना कि आप खुद से चेकिंग कर पाओ, तो मेरा चेकिंग में टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, हम और कुछ फिर फटाफट कर सकते हैं। अब ग्रैंड फादरिंग इफेक्ट किसके लिए है? ग्रैंड फादरिंग इफेक्ट इज ओनली, ग्रैंड फादरिंग इफेक्ट helps to calculate cost. I'll show you from here. ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट्स कहाँ हेल्प करता है? ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट हेल्प्स टू कैलकुलेट कैलकुलेट द कॉस्ट। सो ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट्स किस में हेल्प करता है? सो ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट हमने मिथुन वाला क्वेश्चन किया। ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट हेल्प्स टू कैलकुलेट, इज कैलकुलेटिंग कॉस्ट, is what? Is calculating of cost of acquisition of what? Of shares which are covered under 112A. सो जो शेयर्स 112A में कवर होते हैं उसके लिए ग्रैंडफादरिंग इफेक्ट होता है, उसकी कॉस्ट के लिए। तो उसकी कॉस्ट में हम 112A में लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यस। तो
कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 112 है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे लेते हैं? तो इसका फॉर्मूला है FMV एज ऑन 31 मार्च 2018 और सेल कंसिडरेशन ऑफ द शेयर्स विच एवर इज लोअर, देन यू टेक दैट लोअर अमाउंट। हाँ, grandfather calculating cost of acquisition shares covered under 112A and if they are purchased and if shares are purchased before, of course shares are purchased before 31st Jan 2018, are purchased before 31st Jan 2018. Do you understand that? चिन्मय, रुक बोलती हूँ। एग्जाम्शंस वाले पार्ट में अपने क्वेश्चंस है ना, पहला ही होगा एग्जाम्शन में। 54 के पहले 2 क्वेश्चंस तो कर सकता है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, लोअर अमाउंट आएगी और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर, और इनकी जो कॉस्ट है इसको नो इंडेक्सेशन नहीं मिलता, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, खत्म। इसके लिए हमने मिथुन वाला सवाल सॉल्व किया। अब इसकी जो FMV होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा। इसकी जो FMV होती है वो देखो ध्यान से, इसकी जो FMV है, टेक द हाईएस्ट FMV। अगर वो कोटेड है मतलब ट्रेडिंग हो रहा है, 31 जैन 2018 की FMV चाहिए, तो 31 जैन को ट्रेडिंग हो रहा है तो हाईएस्ट FMV लो। अगर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है 31 जैन को, तो लेटेस्ट डेट देखो कब ट्रेडिंग हुआ, 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले का ले लो। अगर शेयर्स लिस्टेड ही नहीं थे 31 खरीदने के टाइम लिस्टेड ही नहीं थे 31 जैन को, बट बाद में लिस्टिंग हुआ, तो आपको उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना है। जैसे FMV विल बी, जो कॉस्ट लो डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन जब खरीदा है, इनटू इंडेक्स ऑफ 1718। क्यों 1718? बिकॉज 31 जैन 2018 मतलब 1718। तो आप उसको FMV को खींच के लेके आते हो इंडेक्सेशन के बेनिफिट से, तो आप कॉस्ट लेते हो डिवाइडेड बाय इंडेक्स। ये बहुत रेयर है, ये थर्ड वाला केस तो मुझे ऐसा लगता है फाइनल में ही आता है। तो थर्ड वाला केस तो जनरली कहाँ आएगा? फाइनल में इस पे सवाल आते हैं। बराबर है? बराबर है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है? डन है? अब क्या बताना है मुझे आपको? चलो डन है क्या? तो मंडे को क्लास कितने बजे होगी ना? 2 o'clock। सो मंडे से अभी क्लास हमारी 2 बजे होगी, ट्यूसडे को मैराथन सेशन होगा। सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। ठीक है, तो मोटा मोटी अभी मुझे समझ में आ गया है। लेट मी मेक अ शेड्यूल। 5 हेड्स जब हो जाते हैं तो थोड़ा मैं शेड्यूल बना पाती हूँ, नहीं तो थोड़ा मुश्किल होता है शेड्यूल बनाना, बिकॉज वो 5 हेड्स पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। यप, सो मंडे को मिलेंगे 2 बजे। होमवर्क करके रखना, ठीक है? यस, सो थैंक यू सो मच, आई सी यू ऑन मंडे। तो कल होमवर्क करना, आपको काम बहुत है, रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, HP के लेक्चर्स देखने हैं, मैं वो ऐड कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है? ऐप पे भी, नहीं तो आप सफलता सीरीज़ यूट्यूब से तो देख ही सकते हो। सही है क्या? देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो, सो शुड आई स्टॉप नाउ? यस, तो हम मिलते हैं। थैंक यू, सी यू ऑन मंडे। बाय बाय।